बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहूँगी जी। गुड मॉर्निंग पब्लिक के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सुबह आपकी अच्छी हुई होगी। मौसम बदल रहा है लेकिन स्टिल सर्दी अपनी जगह पे फ़िलहाल थोड़ी थोड़ी बरकरार है। आज वीकेंड है मेरा, आप लोगों का नहीं है। बहुत सारे लोग सैटरडे को भी ऑफिस जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं जी, वीकेंड आने वाला है। अपने अपने प्लान सोच लें आपने क्या क्या करना है। घर के काम, बाहर के काम, कोई मंडी जाना है, सब्जी लानी है, कोई भी हो सकता है, प्लम्बर को बुलाना है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, ये सारे काम वीकेंड के लिए लाइन अप होते हैं। मैंने भी कुछ किए हुए हैं, तो आई होप कि वो वीकेंड भी पूरे हो जाए। अच्छा जी, कुछ खबरें हैं जिस पे हम बात करेंगे। आपको पता है कि आज कदाफ़ी स्टेडियम की जो रेनोवेशन के बाद जो इफ्तिताह है वो होगा, उस पर भी हमने बात करनी है। और फिर जो ट्राई नेशन सीरीज़ है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन और कराची में कल मैं कुछ खबरें में देख रही थी पब्लिक न्यूज़ पे ही कि जी जनाब, कराची में जो ट्रैफिक हादसात हैं उनकी तादाद में बड़ा इजाफा हो रहा है। उस पर जो गवर्नर सिंध है कामरान टिसोरी, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी कि ये बड़ी अलार्मिंग सी चीज़ है, इस पर क्या होना चाहिए, क्या इक़दाम होने चाहिए, इस हवाले से भी आज हम ऑफिशियल से बात करेंगे। लेकिन जो मुल्की सियासत के लिए जो कल का दिन है वो इंतहाई अहम है। एक तरफ PTI जी सवाबी और लाहौर में हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी ताकत शो करने के लिए पुरज़्म है, तो दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने भी कल यौम सयाम मनाने और कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने एहतजाज समेत मुल्क भर में एहतजाजी जो मुजाहरे हैं उसका ऐलान कर दिया है। जमात इस्लामी का मुतालबा है कि इंतखाबात के जो नताइज हैं उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और फॉर्म 45 के मुताबिक जो जीतने वाली जमातें हैं उनको नशिस्तें दी जाए। अमीर जो जमात इस्लामी है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उन्होंने कहा कि मुल्क में जो अफरा तफरी की वजह है उसकी मेजर इशू जो है वो मैंडेट का चोरी होना है। ख़ुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो, मरीम नवाज़ साहिबा हो, नवाज़ शरीफ हो, फॉर्म 47 के ज़रिए आए हैं। पीपल्स पार्टी के लोग भी उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 की बुनियाद पर आए हैं। कराची में वोट जो है लोगों ने तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी को दिया है, मगर MQM को धांधली से सीटें दी गई हैं, ऐसा भी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं फैसल चौधरी साहब, जिनकी कल कुछ लड़ने झगड़ने की फुटेजेस भी सामने आई, जिसमें जेल इंतज़ामिया के साथ उनकी कोई तल्ख कलामी भी हुई जब वो मिलने के लिए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि PTI के वर्कर्स को हुकूमत ने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त नहीं भी दी जाती तो भी हम जलसा करेंगे। दूसरी जानिब JUI ने भी इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया है। हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने कहा कि नुमाइंदा मुंतखब असम्बली और हुकूमत चाहते हैं, इनके लिए नए इलेक्शन में जाना बहुत ज़रूरी है। 8 फरवरी को होने वाला जो इलेक्शन है वो इलेक्शन नहीं था, हम मुल्क में सियासी और जमहूरी इस्तेकाम लाना चाहते हैं। मौजूदा हुकूमत जो है ये भी कहा कि वो मुंतखब करदा नहीं है, मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, इस पे भी उन्होंने कमेंट किया। अब सारी सूरत हाल पे जी क्या होगा, तहरीक इंसाफ जो जलसे का कह रही है, लाहौर और सवाबी में कि इजाज़त मिले ना मिले जलसा तो होगा। मोहम्मद सौले ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो कल हम अहम सियासी दिन के हवाले से बात करें, जाहिर है तहरीक इंसाफ ने कहा कि जी वो अब 8 फरवरी को जो पिछले साल इलेक्शन हुए थे उसके हवाले से एहतजाज या जलसा करेगी सवाबी और लाहौर के अंदर, लेकिन इजाज़त नहीं मिली और अब वो कह रहे हैं इजाज़त मिले ना मिले जलसा तो होगा। जी शुक्रिया। देखिए, इजाज़त तो बहरहाल उनको नहीं मिली और शायद इजाज़त नहीं मिलेगी। उसका सबब आपने खुद ही अपने इब्तदाइये में बताया है कि लाहौर में ट्राई सीरीज़ हो रही है शुरू, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और एक और टीम उसमें आई है। तो वो किस तरह हो सकता है कि लाहौर में क्रिकेट का मैच भी हो रहा हो और इंटरनेशनल टीम्स भी वहाँ आई हों और वहाँ पर किसी को प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी जाए। जहाँ तक आपने कहा कि कल का दिन बड़ा अहम है, सारे दिन ही अहम होते हैं। ये पाकिस्तान में जो PTI का हंगामा है और ये इनका एजुटेशन करने का जो मॉड है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको याद होगा कभी चंद साल पहले एक वबा दुनिया में फैली थी जिसको कोरोना कहते थे और कोई कोविड कहते हैं। उसमें जब
चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी, तो लेकिन दुनिया का निज़ाम चलना था, तो कहा गया कि जी ये अब इस बीमारी के साथ हमें ज़िंदा रहना है, और उसको ज़िंदा रहने के अमल को कहा गया कि ये न्यू नॉर्मल है। पाकिस्तान में भी सियासत में जो हंगामा आ रही है, इसका दर्जा भी एक न्यू नॉर्मल का है। तो ये न्यू नॉर्मल है, इसके साथ आपको हमें ज़िंदा रहना होगा। तहरीक इंसाफ कितनी मरतबा ये सबक हासिल करेगी कि उसके लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो पाकिस्तान में कोई चीज़ें उलट पुलट करें या तख्ता पलट सकें। ये किस तरह मुमकिन है? आपने ये देख लिया कि पिछली जब से ये हुकूमत आई है, अभी 1 साल चंद दिनों में हो जाएगा इसका, लेकिन इस अरसे में 5 सीरियस एफर्ट्स की हैं, और हर एफर्ट्स के बारे में कहा गया कि जनाब ये फैसला कौन है और हम इससे नतीजा हासिल करेंगे। लेकिन आपके सामने नतीजा ये हुआ कि उनका जो शोर था, हंगामा था, रोना धोना था, उसमें इजाफा हुआ। हुकूमत ने भी इसके साथ मैं ये समझता हूँ कि एग्रीमेंट कर लिया है, रिकनसाइल कर लिया है, और वो समझती है कि ये निज़ाम इसी तरह चलेगा। आपने देखा ना, इस 1 साल के अरसे में पीटीआई की 5 मैसिव एफर्ट्स के बावजूद इकॉनमी के बारे में मेरा ख्याल ये है कि खुद पीटीआई के जो चेयरमैन या बानी हैं, उन्होंने खुद कहा कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बेहतर हो रही है। आपको अच्छी तरह याद होगा कि इस हुकूमत के आने के फ़ौरन बाद और आने से कुछ दिन पहले तक एक बात बड़े ज़ोर शोर से कही जा रही थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है। आप ये देखिए, अब वो डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल हमारे बहुत पीछे रह गई है। अब हम टेक ऑफ की बातें कर रहे हैं, हुकूमत दावा कर रही है कि हम टेक ऑफ करने जा रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा कि टेक ऑफ जो है वो किस हद तक होता है। लेकिन एक बात से आप मुत्तफिक होंगी, इतफाक करेंगी कि इकॉनमी की वो बुरी सूरत हाल नहीं रही जो इस हुकूमत के इक़्तिदार संभालने से पहले थी। सॉलिह साहब, सॉरी माजरे के साथ मैं आपको इंटरप्ट करी हूँ। आपकी बात से मैं कुछ हद तक अग्री कर रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि इकॉनमी की सूरत हाल पहली नहीं है, पहले जैसी नहीं है। आई एम श्योर कि मैक्रो लेवल पे चीज़ें बेहतर हो रही होंगी, लेकिन आप और मैं जब यहाँ पे बैठ के बात करते हैं, हमारा पैरामीटर वही होता है कि हमारा पैमाना है कि आपके और मेरे घर में डोमेस्टिक हेल्प है, हम सब हैं, हमारे कैमरा टीम है, हमारा स्टाफ है, उस तक इस महंगाई का या उस इकॉनमी का बेहतर होने के असमरात पहुँच रहे या नहीं। तो आई गेस हम सब जवाब जानते हैं कि नहीं, लोग अभी भी उसी तरह से चैलेंजेस का शिकार है। आप ये इस हद तक ठीक कह रही हैं कि महंगाई का एक पैमाना मौजूद है। कल ही मेरी फाइनेंस मिनिस्टर से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे यही जो बात आपने कही है मैंने उनको कन्वे की। उन्होंने कहा जी बात यह है कि आप इसको दलील को जिस तरीके से मर्जी ले लें, लेकिन आपने इस बात को नोट किया होगा कि जब ये हुकूमत नहीं थी और पिछली हुकूमत थी, तो हम रोज़ जाते थे तो वो कीमत जो आज किसी चीज़ की है उस दिन अगले दिन उससे बड़ी होती थी, और उसके बाद फिर आप जाते थे फिर बड़ी होती थी। ये मैंने और आप सब ने इसको एक्सपेरिमेंट किया है, हमारे सामने। हम चूँकि इसी ज़िंदगी के निज़ाम के हिस्सा हैं और जाते हैं, ख़रीदारी करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मैं बात दावे से कह सकता हूँ कि 3 चीज़ों के सिवा किसी चीज़ की कीमत में इजाफा नहीं हो रहा। ये वहीं पे खड़ी हैं और अब हम उसको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो 3 चीज़ें वो थी, ये घी वगैरह। उन्होंने कहा ये दरअसल इस्तक़बाल रमज़ान का हिस्सा है, जब भी रमज़ान मुबारक आता है ये घी शक्कर वगैरह इनकी जो कीमतें हैं उनमें इजाफा होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक आपकी इस बात का ताल्लुक है कि कीमतें कम होनी चाहिए, बिल्कुल कम होनी चाहिए, और उस सतह पे आनी चाहिए जिस सतह पर यह हुकूमत आने से पहले थी। और हर हुकूमत की ये कोशिश होती है कि वो कीमतों को कम करे। लेकिन अगर किसी हुकूमत ने ये इरादा किया हुआ था कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करना है और पाकिस्तान को एक ख़ास तबाही के मुकाम पर ले जाना है जहाँ जाके पाकिस्तान बेबस हो जाए, वो किस्सा मुख्तलिफ है। लेकिन ये हुकूमत जिसके ख़िलाफ़ इतनी बड़ी अपोजिशन है, इसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो हाथ पे हाथ धर के बैठी रहे। और ये बात आपने भी देखी होगी कि कीमतों में वाक़ईतन इजाफा उस तरीके से नहीं हो रहा जिस तरीके से इस हुकूमत के आने से पहले जारी था। तो मेरी दानिश में इनकी कोशिश जो है उनको हमें डिस्करेज नहीं करना चाहिए, इनकी हौसला अफजाई करना चाहिए। और आप ये देखेंगे जिस तरीके से ये लोग लगे हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि इनको शायद कामयाबी मिले, और ये कामयाबी जो है ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। और ये एक अगर खुदा न खास्ता इकॉनमी को बेहतर करने की ये जो कोशिशें हैं, इनमें अगर इनको कामयाबी नहीं मिलती
तो पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान हो सकता है जिसके तसव्वुर से भी रूह कांप जाती है। हमें तवक्को करनी चाहिए कि ये लोग जो हैं ये इस सिचुएशन से मुल्क को बाहर निकालेंगे। अगर ये नहीं निकालेंगे तो बहरहाल इनका जो सियासी वजूद है वो एक सवालिया निशान बन जाएगा। आई एम श्योर, और हम भी यही उम्मीद रखते हैं सौले साहब कि निकाल लें सूरत हाल से। लेकिन आपकी बात एक जगह पे तो ठीक है, अप्रिशिएट करना चाहिए और वो हम करते भी हैं जो अच्छा काम है। लेकिन फ़िलहाल अप्रिशिएट हम इस सूरत में भी तो हमें करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों को कि ये जो इकॉनमी की स्टेबिलिटी है ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई है। अगर ये कोशिशें कर रहे हैं, ये कोशिशें तब तक इंटरनेशनली या हमारी अवामी सतह के ऊपर काबिल कबूल नहीं होंगी जब तक इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। और सियासी इस्तेहकाम के लिए जिस अपोजिशन को कहा जाता है कि जी ये अपोजिशन बेहतर तौर पे नहीं करी, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस मुल्क का, इस सियासी स्ट्रक्चर का हिस्सा है। जब तक वो एक पेज पे आने से मुराद ये कि उनके साथ मामला तय नहीं होते, तब तक तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी सौले साहब। दरअसल आप कहना ये चाह रही हैं कि अपोजिशन को और गवर्नमेंट के दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए। वो वर्किंग रिलेशनशिप किस तरह मुमकिन है कि इसमें तो ताली दो हाथ से बजती है। हुकूमत तो आपको याद होगा कि जब ये लोग अपोजिशन में थे तो उन्होंने उस वक्त भी गवर्नमेंट से कहा था, पिछली गवर्नमेंट से कहा था कि आइए हमारे साथ बैठिए, हम आपके साथ मिसाके मईशत करना चाहते हैं, ताकि यह है कि हुकूमत आप ही की रहे, लेकिन यह है कि मुल्क की इकॉनमी के हवाले से, मईशत के हवाले से हमारे दरमियान एक मफाहमत तय पा जाए। उस वक्त भी इन लोगों ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, बात करने से इनकार कर दिया, बल्कि मुझे याद है हम पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, इसको रेडिकूल किया गया और उसके बाद उस गवर्नमेंट ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। जब ये लोग हुकूमत में आए हैं तो उन्होंने यही इस पेशकश को दोहराया। दूसरी तरफ से हालत यह है कि वो लोग हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं हैं। अब ये उनके जाके पाँव पकड़े, किस तरीके से उनको जाके समझाएं। आपके सामने पिछले दिनों मुज़ाकरात का डोल डाला गया, उसमें से भी वो एक हट गए एक तरफ, कौल प्राइम मिनिस्टर के वो भाग गए। मैं तो नहीं कहता भाग गए, लेकिन बहरहाल उन्होंने हाथ खींच लिया कि उनका इरादा यही था कि उन्होंने हंगामे का एक मंसूबा बना रखा था, उस मंसूबे पर अमल करने के लिए उन्होंने कहा गुफ्तगू को फिलहाल बैक बर्नर पर डाल दिया जाए। तो ये एक है, मैंने जैसे आपके खिदमत में शुरू में अर्ज किया था कि ये एक न्यू नॉर्मल है। गवर्नमेंट ने भी ये समझ लिया है, ये सोच लिया है कि इन लोगों ने शोर मचाते रहना है, हंगामा करते रहना है, और ये जो उनकी जिम्मेदारी जो आपने या ड्यूटी लगी हुई है या ड्यूटी लगाई है कौम ने या किसी ने, वो उस ड्यूटी को उन्होंने करते रहना है। तो मेरी शरह में, मेरी दानिश के मुताबिक ये है कि इस हुकूमत को इसी माहौल में जिंदा रहना हो। जहाँ तक सियासी इस्तेहकाम का तल्लुक है, क्या ख्याल है आपका? सियासी इस्तेहकाम की जो हुर्मत है, जो अहमियत है, उसका अपोजिशन को एहसास नहीं है? उसका अपोजिशन को भी एहसास है, बशर्ते कि अपोजिशन को इस बात का भी एहसास हो कि ये मुल्क जो है इसको तरक्की मिलनी चाहिए, इस मुल्क की मईशत को दुरुस्त होना चाहिए, अवाम के मसाइल हल होना चाहिए। लेकिन जब अपोजिशन ये सोच ले कि अवाम के मसाइल इसलिए हल नहीं होना चाहिए कि कहीं ये हुकूमत जो है दोबारा अवाम में अपनी जड़ें जो अपनी मजबूत कर ले, तो फिर आप खुद ही सोचिए कि ये निज़ाम किस तरह दुरुस्त होगा। दुनिया भर में गवर्नमेंट और अपोजिशन, हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ आपस में मिलजुल कर, इस तरह से नहीं मिलजुल कर के वन पेज पे आ जाए, इस तरीके से मिलजुल कर के जीने और जीने दो का जो फलसफा है उसके ऊपर सर अल्लाह करे इस जीने और जीने दो में अवाम भी जी ले। ये बड़ा मुश्किल हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। माजरत के साथ मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि वक्त कम है, मैंने ब्रेक लेनी है। मोहम्मद सौले जफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी और जीने दो की बात हो रही थी। अवाम तो जी रही है पर बड़ी मुश्किल से जी रही है। अल्लाह करे कि चाहे वो अपोजिशन है या हुकूमत है, इनको इस मुश्किलात का अदराक हो कि लोगों को कितने कितने मेजर मसाइल हैं। अल्लाह करे कि वो हल भी हों और इनको एहसास भी हो। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी आपने वीडियो देखी है जिसमें जो ट्रैफिक पुलिस है वो आपको अवेयरनेस भी दे रही है कि अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, जो ड्राइवर है वो तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करेगा ही करेगा, लेकिन जो साथ बैठा शख्स है जो कि पैसेंजर सीट पे बैठा होगा उसको भी सीट बेल्ट पहनना लाजमी करार दिया गया है। इस पे जुर्माना होगा और सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है इस हवाले से कैंपेन भी कर रही है, अवेयरनेस कैंपेन भी कर रही है, आगाही मुहिम चलाई जाएगी 1 हफ्ते तक।
ज़ाहिर है ये एक सेफ्टी मेजर है या प्रिकॉशनरी मेजर है जो इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। इस पर हम अपने नुमाइंदे जाबिर वकास से बात कर लेते हैं जो इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जाबिर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। क्या जी ये जो ट्रैफिक पुलिस है इस हवाले से अवेयरनेस दे रही है, अच्छा इकदाम है, वी मस्ट अप्रिशिएट, लेकिन शहरियों का क्या रिस्पॉन्स है ज़रा हमें बताएं और कब से इतलाक होगा इसका? वालेकुम सलाम अरमला, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका इतलाक जो है वो हो चुका है। ये गुज़श्ता हफ्ते तक सिर्फ एक हफ्ते की आगाही मुहिम थी जो कि चलाई गई थी और इस दौरान जो है वो CTO लाहौर की जानिब से हेलमेट भी तकसीम किए गए थे उन लोगों के दरमियान जो हेलमेट नहीं पहने हुए थे और उन्होंने कहा था कि जो चालान के पैसे हैं उनकी जगह पर इनको हेलमेट प्रोवाइड किए जाएं। लेकिन अब जो है वो इसके साथ साथ एक तो ये है कि चालान हो रहे हैं जो कि डबल हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इससे पहले तो सिंगल बंदा जो कि मोटरसाइकिल पे आ रहा था उसका भी तो ज़रूरी था ही, लेकिन इसके साथ अब डबल जो सवारी है उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो हेलमेट पहने। और इसके साथ साथ गाड़ी सवार जो है उनको भी ये इस हवाले से ताकीद कर दी गई थी कि वो साथ बैठे हुए पैसेंजर को ये कहें कि वो भी सीट बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। और इस हवाले से ये जो हफ्ता अब जा रहा है इसके दौरान जो है वो चालान जो है वो किए जा रहे हैं और अब तक तकरीबन 4,500 जो चालान हैं इन दोनों जो पेश नज़र इसके के डबल हेलमेट और सीट बेल्ट इन दोनों के पेश नज़र जो है वो 4,500 से ज़्यादा चालान जो है वो किए जा चुके हैं। और इस हवाले से ख़ास तौर पर यह भी बता दूं कि जो फिरोजपुर रोड से ऊपर जो ग्रीन लाइन बनाई गई है उस वहाँ पर भी अब जो वार्डन्स हैं वो खड़े होते हैं, उनको उन्होंने मोटरसाइकिल सवारों को ये ताकीद कर दी है कि वो भी उस लाइन का इस्तेमाल करें। अभी उसके ऊपर जो है उसकी वायलेशन के ऊपर चालान तो नहीं शुरू हुए, लेकिन मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर बैरियर लगा कर ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो अपनी जो बाइक लेन है उसको इस्तेमाल करें। और इसके ऊपर भी आइंदा आने वाले हफ्ते में चालान देखने में आ सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो स्पीड लिमिट है वो 60 किलोमीटर फी घंटा कर दी गई है बाइक सवार की, तो बाइक सवार से ये भी कहा जाएगा कि वो अगर उस लिमिट से ऊपर आता है तो उसके ऊपर भी चालान होगा। इससे पहले जो है वो यहाँ पे जो वार्डन्स हैं उनको स्पीड गन्स जो हैं वो पहले प्रोवाइड की जाएंगी और उन स्पीड गन्स को प्रोवाइड करने के बाद ये वाले चालान जो है वो एप्लीकेबल होंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि जो चालान हैं उनकी तादाद को अभी टारगेट दे दिया गया है। ट्रैफिक वार्डन्स को ये कहा गया है कि हर ट्रैफिक वार्डन कम से कम 10 ऐसे चालान करेगा जो कि सीट बेल्ट के हवाले से होंगे और डबल हेलमेट के हवाले से होंगे। इस हवाले से जब शहरियों से हमने उनकी राय जानने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि महंगाई के इस दौर में जब आप बहुत ज़्यादा जुर्माने आयद करेंगे तो हम तो मुश्किल का बायस बनेगा ही, लेकिन हेड इंजरीज़ के जो सवाल है उसके ऊपर तो शहरी भी ये बात मानते हैं कि हेलमेट का इस्तेमाल ही हेड इंजरी से बचा सकता है, क्योंकि लाहौर में 68% से ज़्यादा जो हादसात हैं उनमें हेड इंजरीज होती हैं, बाइक सवार की होती हैं। और इस हवाले से जो शिकवा ना रहे बाइक सवार वो ये रहे कि तमाम तर जो पाबंदियां हैं या जुर्माने हैं वो बाइक सवार के ऊपर ही लागू किए जाते हैं, जबकि जो गाड़ी सवार है वो हमें रास्ता नहीं देता, लाइन की पाबंदी नहीं करता और राइट लेफ्ट मुड़ते हुए बाइक जो गाड़ी सवार है वो इशारा नहीं लगाता, इंडिकेटर नहीं जलाता, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो इस हवाले से भी ट्रैफिक पुलिस को इसके ऊपर ठीक है, थैंक यू वेरी मच जाबिर वकास, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस हवाले से आगाह किया। आई एग्री कि रोड सेंस होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन माजरत के साथ चूँकि हम गाड़ी वालों की भी शिकायत सुन रहे हैं कि वो भी कहते हैं कि जी बाइक वाले अपनी लेन में नहीं जाते हैं, वो फास्ट लेन के अंदर जा रहे होते हैं। एंड आई सो एग्री विद दैट कि गाड़ी वालों को भी थोड़ा ख्याल एहतियात करना चाहिए। लेकिन जो हेलमेट का इस्तेमाल है वन शुड मेक श्योर टू वेयर अ हेलमेट। ऑब्वियसली जब आप रोड पे निकलते हैं तो ये हेड इंजरीज हैं, ये बहुत सारी डेंजरस होती हैं, तो हेलमेट का इस्तेमाल, सीट बेल्ट का इस्तेमाल, अपनी लाइट्स ठीक होना, ये सब वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और एक रोड सेंस इंसान के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी लाहौर में तो हम ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन कराची में सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक भी है। ख़ास तौर पर जी डंपर से होने वाली अमवात में जो ट्रैफिक हादसात हैं उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। जनवरी और फरवरी में जी इब्तदाई दिनों में 84
जो अफराद हैं उनकी डेथ हुई है। और गुज़िश्ता रोज़ जौहर में जी डंपर की टक्कर से मियाँ बीवी समेत 3 अफराद की जानें गई हैं। इसके अलावा भी कराची में 24 घंटों के दौरान 5 शहरियों की मौत जो है डंपर से टक्कर के बाइस हुई है। ये सूरत हाल ख़ास तौर पर जो डंपर्स की तेज़ रफ्तारी है या ड्राइवर्स की लापरवाही कह लें उसकी वजूहात हैं। इस किस्म की जो वाक़यात हैं या हादसात हैं उससे शहरियों की जानों का ज़या तो हो रहा है, लेकिन ये इनका नंबर्स का बढ़ना एक बड़ी तशवीशनाक बात है। कराची पुलिस जी ट्रैफिक कवानीन पे अमल दरामद कराने के हवाले से क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, इस हवाले से बात कर लेते हैं। SSP अली रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ जी हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से। वज़ीर आला सिंध के जो मुआविन ख़ुसूसी हैं अली राशिद साहब वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन पहले हम SSP अली रज़ा साहब से बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये कराची में बढ़ते हुए जो ट्रैफिक हादसात हैं इनकी वजूहात के हवाले से हमें बताइएगा, आप लोगों की क्या रिसर्च है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच अरमला, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया और टाइम दिया। देखिए ये इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक रीज़न नहीं है कि अगर हम ये कहें कि ट्रैफिक पुलिस की गफलत की वजह से होता है। हादसे की कोई भी हादसा हो दुनिया में उसकी वजह है गफलत या लापरवाही। किसी की गफलत होगी, किसी की लापरवाही होगी। ऑब्वियसली ये तो अल्लाह ताला की रज़ा है, जिस तरह भी अल्लाह ताला ने इंसान की एक वो लिखी हुई है वो तो आती है। लेकिन होता ये है कि अगर हमारा अपना निगलिजेंट एक एटीट्यूड होता है, जिसमें मिसाल में दूँ अगर कि एक आदमी रोड क्रॉस कर रहा है और रोड क्रॉस कहीं से भी वो कर लेता है और अचानक रोड क्रॉस करने के लिए गाड़ियों की स्पीड को नहीं देख रहा, कुछ नहीं देख रहा और अचानक से रोड पे आ जाता है, तो गलती उसकी होती है बेसिकली, जो वो रियलाइज़ भी नहीं करता और उसकी वजह से बहुत सारे हादसा होते हैं, लोगों के फेटल एक्सीडेंट्स हो, उसकी जान ख़तरे में आ जाती है। मोटरसाइकिलिस्ट है, मोटरसाइकिलिस्ट का भी है कि उन्होंने साइड के जो रियर व्यू मिरर्स हैं, जो बहुत बड़ी एक वजह है एक्सीडेंट होने की, वो मिरर का ना होना, वो आप देखेंगे नॉर्मली मोटरसाइकिलों पे नहीं होती, जिस पर आजकल उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है और मोटरसाइकिलों पे वो रियर व्यू मिरर दोनों साइडों पे लगवा रहे हैं, उस पर चालान भी दे रहे हैं लोगों को, अगर नहीं मानते उनको आगाही भी कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप देखें कि हेलमेट है, हेलमेट तो उस मोटरसाइकिलिस्ट की अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो अपनी ज़िंदगी के लिए सिंसियर नहीं है तो फिर इसका मतलब अपनी फैमिली के साथ भी सिंसियर नहीं है। ये तो मैं आपके चैनल के तवज्जो से तमाम मोटरसाइकिलिस्ट को, अपने भाइयों को अपील करूंगा कि आप कहीं पे 5 मिनट के लिए भी निकलें तो ये सोच के ना निकलें कि 5 मिनट में खुदा ना खास्ता कोई हादसा नहीं हो सकता। उस 5 मिनट में भी आपकी जान ज़ाया हो सकती है और पीछे आपकी पूरी फैमिली सफ़र करेगी। तो हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाना एक बहुत ही रिस्क वाली बात है, और ना सिर्फ कि मोटरसाइकिल राइडर बल्कि जो पीछे बैठने वाले हैं वो भी। और एक मैं और बात करूंगा कि जो मोटरसाइकिलों की जो ब्रेक ना लगने की अक्सर वजह होती है कि नई मोटरसाइकिल भी होगी, आप 3-3 4-4 जब उस पर बैठा के जाते हैं, मोटरसाइकिल का जो डिज़ाइन है वो बेसिकली 2 लोगों के लिए, वो 3 और 4 और 5 बिठाने के लिए नहीं है। मोटरसाइकिल वो की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि उतना लोड बेयर कर सके, उसका रेडियस टर्निंग का चेंज हो जाता है, आगे बच्चा बैठा हुआ है टंकी पे या खुद वो चलाने वाला आगे हुआ है, पीछे उसने 2 बंदे बिठाए हुए हैं, उसकी वजह से उसका जो रेडियस है वो उस पर इफेक्ट आता है, वो टर्न सही टाइमली नहीं कर पाता। बहुत सारी इसकी वजूहत हैं, निगलिजेंट ड्राइविंग है, हैवी ट्रैफिक के ऊपर बहुत सारे इस तरह की बातें आती हैं। यकीनन हैवी ट्रैफिक में वाटर टैंकर्स आ जाते हैं, डंपर्स आ जाते हैं, बसें आ जाती हैं, उनकी अगर निगलिजेंट ड्राइविंग होती है किसी का हादसा हो सकता है। और अगर हम अपनी मतलब मैं बीइंग ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर में बात करूं, हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश ये होती है कि कोई हादसा ना हो, लेकिन हादसा होने की वजह बहुत सारी और मतलब इस तरह बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, गुज़िश्ता चंद माह की अगर बात की जाए SSP साहब, तो बहुत सारी जानें गई हैं, अभी तक इस सूरत हाल का सद्देबाब करने के लिए क्या एफर्ट्स पुट की जा रही हैं? देखें, सद्देबाब तो मैंने जिस तरह अभी जिक्र किया आपको कि ट्रैफिक पुलिस अपने तय तो जितनी कोशिशें होती हैं वो ज़ाहिर करती है और उसकी स्ट्रेटजीज़ भी बनाई जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पिछले पीर को एक हमने कैंपेन चलाई थी, जो छोटे बच्चे जुवेनाइल राइडर्स मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं स्कूल यूनिफॉर्म में, और ये एक छोटा सा एक वो था हमारा एक समझ लें कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि छुट्टी के टाइम पे वो तमाम कराची में ये एक कैंपेन चली कि बच्चे जो कम उम्र के बच्चे होंगे वो अगर मोटरसाइकिल अपनी यूनिफॉर्म में पहन के जा रहे होंगे घर, तो उनको रोका जाए, उनके वालिदैन को बुलाया जाए, बच्चों को उनके हवाले किया जाए, वालिद को चालान दिया जाए और फिर उनको तंबीह की जाए, ना सिर्फ वालिदैन को बल्कि स्कूल को भी, कि वो ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं जिससे कोई उनकी स्कूल बस का या वैन का सिलसिला शुरू हो और बच्चों का ही जाना। और कई 100 मोटरसाइकिलें एक दिन में 1 घंटे में पूरी कराची में इस तरह बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म के साथ बच्चे थे उनको पकड़ा। तो ये एक मैंने छोटी सी मिसाल आपको दी है। ये सद्देबाब की मतलब इस तरह मैं कह दूं कि ये एक ट्रैफिक पुलिस का एक वो था, स्टेप था कि लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए हेलमेट सद्देबाब का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है
कि अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे और खुदा ना वास्ता स्लिप भी हो जाते हैं तो आपकी जान ज़ाया हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि कोई टक्कर मारे तो उसके बाद ही जान ज़ाया होगी। ठीक है। जो हैवी ट्रैफिक है उसको हमने कंट्रोल करने के लिए, जैसे कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में रात को हैवी ट्रैफिक 11 बजे के बाद उसको शहर में जाने की इजाज़त है, तो उसको मैनेज करने के लिए रात शाम 7 बजे से लेके और रात 11 बजे तक उसको मैनेज किया जा रहा है। और उनकी जो पहले बेहंगम पार्किंग हो जाती थी उसको मैनेज किया और एक लेन में उनको पार्क करा रहे हैं ताकि हादसा जिस वक्त ये अचानक निकलते हैं उससे हादसा से भी बचा जाए और उसके साथ साथ ट्रैफिक का फ्लो भी बेहतर रहे। इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स आप लोग ले रहे हैं। अच्छा, अभी आपने खास तौर पर डंपर्स का जिक्र किया है एसपी साहब, ये जो ट्रैफिक हादसात हैं और जिन पे खास तौर पे हम डंपर से टकराव होता है या टक्कर होने के बायस जो हलाकतें हैं, मैं ज़रूर चाहूँगी कि इन कवानीन की सख्ती कराने के और इस पर अमल दरामद कराने के हवाले से आप प्लीज़ हमें बताएं कि ये शहरियों की जो हलाकतें हो रही हैं इसके पेश नज़र इन हैवी ट्रैफिक की सूरत हाल को या कवानीन इनके हवाले से सख्त करने पे क्या स्ट्रैटेजी है आप लोगों की? देखिए, डंपरों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं व्हीकल्स की। डंपर हैं जिसको नॉर्मल आम ज़बान में पट्टा बॉडी ट्रक कहा जाता है, लोडिंग ट्रक कहा जाता है, मिनी ट्रक कहा जाता है, ये अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। ठीक है। डंपर में अक्सर ये शिकायत आती है कि वो रेकलेस ड्राइविंग करते हैं। कमिश्नर साहब के पास एक मीटिंग हुई है जिसमें एक्साइज डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और डीआईजी ट्रैफिक ने अटेंड की मीटिंग। उसमें जो कल का वाक़या हुआ है डंपर से जो एक फैमिली के 3 मेंबर्स हलाक हुए, उसमें उसको मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि ये इस साल का दूसरा वाक़या है कि जिसमें डंपर इन्वॉल्व हुआ है। अभी उसकी तहकीकात भी चल रही हैं, वीडियो उसकी आ जाएगी तो क्लियर हो जाएगा कि गलती आया डंपर की थी या गलती मोटरसाइकिलिस्ट की थी या कोई और वजह थी या वाकई ब्रेक फेल थे। जब MVI की रिपोर्ट आ जाएगी तो उसमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल किस कॉज ऑफ एक्सीडेंट क्या था। लेकिन दूसरा हादसा है ये, तो दूसरे ही हादसे पे कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग हुई है और उसमें ये रखा गया है कि एक तो फिटनेस का डंपर्स की ख़ास तौर से, क्योंकि तकरीबन 6 से 7 हज़ार डंपर्स हैं कराची में, उनकी फ़िटनेस का तरीका, वो सारी चीज़ें उसमें जज होंगी। उसका मैकेनिज़्म ये तीनों डिपार्टमेंट बना के एक देंगे विदिन 2 to 3 डेज़। और फिर उसके बाद ना सिर्फ डंपर की फ़िटनेस, ड्राइवर की भी फ़िटनेस को चेक किया जाएगा कि आया वो कहीं अल्कोहलिक तो नहीं है या ड्रग एडिक्ट तो नहीं है या साइकोलॉजिकली कोई उसको इश्यूज़ तो नहीं है, जुवेनाइल ड्राइवर तो नहीं है या प्रॉपर ट्रेंड है नहीं है, उसके पास लाइसेंस है नहीं, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाएंगी शॉर्टली कमिंग डेज। अच्छा, अब इन बड़ी गाड़ियों और डंपर्स के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं, किस किस्म के वसाइल और हिकमत अमली के हवाले से, ज़ाहिर है हम जानते हैं कि हमारे इदारों को कहीं ना कहीं वसाइल का इशू रहता है, तो ये जो कार्रवाई है, मौसर कार्रवाई है, इसके लिए क्या आपको वसाइल की कमी है, हिकमत अमली की लैक कर है? कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसको आप लोग इस पर वर्किंग कर रहे हैं? देखिए, ऐसा तो मैं कहूँगा कि नहीं है। बहरहाल वसाइल की कमी की अगर बात करें, सबसे पहले तो ये कि 2 से 3 करोड़ की आबादी का अगर शहर हो और उसमें ट्रैफिक पुलिस की तादाद खाली 5500 भी ना हो, और वो भी टोटल उसकी जो स्ट्रेंथ है, जिसमें फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ भी आ जाती है, फील्ड स्टाफ जो आ रहा है वो 3 शिफ्टों में चल रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 3-3.5 हज़ार जवानों का और अफसरों का एक फ़्लीट होगी और उस फ्लीट में एक शिफ्ट में 1100-1200-1300 लोग होंगे, तो वो 3 करोड़ की, 2 करोड़ की, 2.5 करोड़ की आबादी को इतना आसान नहीं होता कि वो करें। नेचुरली ट्रैफिक की जो वो है स्ट्रेंथ, उसको बढ़ाने की बहुत शदीद ज़रूरत है। और जो हमारे पास अवेलेबल वैकेंसीज़ हैं उस पर जो रिक्रूटमेंट अभी चल रही है कराची पुलिस में, डेफिनेटली वो जैसे ही रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगी, उनकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद वो ट्रैफिक पुलिस में पोस्ट होंगे, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ये चीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो वसाइल की है, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास प्रॉब्लम है, हमारे पास नहीं है। जैसे बहुत ज़्यादा हैवी रिकवरीज जो होती हैं, जो क्रेन्स होती हैं, वो ट्रैफिक पुलिस के पास अपनी ज़ाती नहीं है क्रेन के। कभी अगर कोई टैंक कंटेनर उलट जाता है खुदा ना खास्ता, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इवन ख़राब हो जाता है, तो फिर वो हमें हायर करनी पड़ती हैं। जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या प्राइवेट जो इन मशीनों के ओनर्स हैं, उनसे फिर रिक्वेस्ट करनी पड़ती है या हायर करना पड़ता है। तो इस किस्म की चीज़ें हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, कराची में अगर आप देखें तो ओवर स्पीडिंग नॉर्मली रश आवर्स में नहीं होती। हैवी ट्रैफिक जो होता है वो नॉर्मली रात में गुजरता है, और रात में 3 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं कराची के, जिसमें साउथ, ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट सिटी, इनमें ख़ास तौर से पाबंदी है इनकी कि रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक ही निकल सकते हैं, इसके अलावा नहीं निकल सकते। और हैवी ट्रैफिक इन डिस्ट्रिक्ट में जाएगा भी नहीं, क्योंकि इसमें सब इन द एंड मैं चाहूँगी, चूँकि वक्त भी कम है, आप हमारे पब्लिक न्यूज़ के इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कुछ भी शहरियों को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी के हवाले से कोई भी मैसेज देना चाहें। देखिए, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप सब हमारे भाई हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके भाई हैं, आप हमारे भाई हैं। ट्रैफिक पुलिस को आप ओन करें,
कराची के ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए एक ओनरशिप का एलिमेंट आना चाहिए, सबको मिलके ही काम करना चाहिए। अगर आप ये कहें कि खाली ट्रैफिक पुलिस एक ओवरनाइट चेंज कर देगी तो नहीं, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम रोड यूज़र्स को, जिसमें पैदल चलने वाला भी है, जिसमें मोटरसाइकिल चलाने वाला भी है, जिसमें कार चलाने वाला भी है, जिसमें वो लोग जो साइकिल पर सफ़र कर, हर बंदे को ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी खुद से करनी चाहिए, ना कि उसको जब तक सज़ा दी जाए, चालान दिया जाए, चालान दे। पता भी होता है जिन लोगों को कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी वो करते हैं, तो उनसे ख़ास तौर से मेरी इसी तरह मोटरसाइकिल पे हेलमेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मोटरसाइकिल्स का जो कटिंग करके जा रहे होते हैं, ज़रा सी जगह देखिए और वक्त का इंतज़ार नहीं करते अपने, और फ़ौरन वो गाड़ी या मोटरसाइकिल अपनी रोड पे ले आते हैं, साइड में कर देते हैं, फास्ट ट्रैक पे चले जाएंगे। एक डिसिप्लिन के साथ अगर अपना ट्रैफिक की मूवमेंट चलती रहेगी, आपकी सवारी चाहे वो कोई भी सवारी वो चलती रहेगी और उसमें कोई जल्दबाजी नहीं होगी, तो इंशाल्लाह फिर ट्रैफिक का जो एक सिस्टम है रवैया वो है रोड बेहतर पे, हो वो जाएगा। आपको बहुत थैंक यू, बेहतर थैंक यू वेरी मच अली रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। एसएसपी अली रज़ा हमारे साथ मौजूद थे जी। कराची में ट्रैफिक से रिलेटेड जो मसाइल हैं, कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन, उसके हवाले से कमेंट दे रहे थे। हमारे साथ वज़ीर आला सिंध के मुअव्विन ख़ुसूसी अली राशिद साहब भी मौजूद हैं, उनको भी हम शुक्रिया भी करेंगे और खुशामदीद भी कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी आपने एसएसपी अली रज़ा साहब की बात भी सुनी, उनके मुताबिक कोशिश की जा रही है, लेकिन जो एक पॉइंट उन्होंने कहा है कि करोड़ों की आबादी वाले शहर में जो ट्रैफिक पुलिस है, इसमें एहलकारों की तादाद जो है वो चंद हज़ार पर मुश्तमिल है। तो ये जो थोड़ा गैप है, बल्कि इनफैक्ट गैप तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन स्टिल जो हुकूमत इस गैप को फिल करने के लिए क्या करी है, थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ दे सकूँ। देखिए, बात यह है कि मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल कम हैं। कराची शहर की डायनामिक्स पहले देख लेते हैं हम कि ये कराची शहर की जो आबादी है और साइज़ है, ये दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा है, शहरों से नहीं, मुल्कों से। इट्स सच अ बिग सिटी कि कंट्रीज़ से भी ज़्यादा आबादी है और कंट्री से ज़्यादा इसकी जगह भी है। इट्स अ वेरी बिग सिटी। दैट बीइंग सेड, जैसे अली रज़ा साहब ने आपको बताया, 2.5-3 करोड़ की आबादी के लिए हम अगर पुलिस, हमारी भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस हम भर्ती कर सकते हैं हम करते हैं, उनको तैनात भी करते हैं। ज़्यादा करने लगे तो तनकीद भी अपोजिशन पार्टी से होती है कि आप यहाँ भर्तियाँ कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो मेरे हिसाब से वो तो जितना मैक्सिमम हमसे होता है हम लोग कर रहे हैं, मगर आई थिंक उसको थोड़ा एफिशिएंट करने की ज़रूरत है। आई थिंक ओवरऑल एक पिक्चर जो है, आई थिंक हम सब पाकिस्तानी हैं, कराची के शहरी हों, सिंध के हों या किसी भी सूबे के हों, हमें मिल के काम करना है, सबको अपने फ़राइज़ अंजाम देने हैं। एक शहरी सिटीज़न को देखना है कि मैं भी लॉज फॉलो करूं। अगर मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूं तो उसमें मैं सही ड्राइविंग कर रहा हूं, मैं क्या हेलमेट पहना हुआ हूं, मैं क्या 2 से ज़्यादा लोगों को लेके सफ़र नहीं कर रहा, मैं क्या रैश ड्राइविंग नहीं कर रहा। आप भी कराची में अगर रहती हैं या कहीं भी रहती होंगी पाकिस्तान में, आपने यूजुअली देखा होगा कि वो रॉन्ग साइड लोग आने लगते हैं, कोई सिग्नल बंद हो तो वो तोड़ भी देते हैं। तो आई फील कि यहाँ जो है उनको भी जिम्मेदारी लेनी है। एज सिंध हुकूमत हमने अपना क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया है, चाहे डंपर्स हों चाहे वाटर टैंकर्स हों। हमने एक फिटनेस टेस्ट इन द सेंस के जो गाड़ियाँ उनके पास हैं, जैसे कि माजी में अभी तो जो इंसिडेंट हुआ परसों जो हुआ था इंसिडेंट, उसमें जो डंपर था उसके ब्रेक फेल हो गए। तो आई फील कि हम अपना हिस्सा जहां डाल सकते हैं, जो कोशिश कर सकते हैं। एक्सीडेंट जो होता है वो आफ्टर ऑल होता है एक एक्सीडेंट ही है ना, वो तो किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी गलती होती है। वो ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स की हो या एक ही चीज़ की हो, वो मल्टीपल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। बहरहाल तो हम चाहते हैं कि मगर उसकी बिल्कुल नौयत बिल्कुल कम कर दी जाए कि इसके चांसेस प्रोबेबिलिटी नहीं हो। तो उसमें गाड़ियों के फिटनेस टेस्ट हो गए कि गाड़ियाँ इस कंडीशन में हैं। फिर ड्राइवर्स, कभी कभी तो डंपर्स जो कराची शहर में वो अलग है, मगर कभी आप ये भी नोटिस करती होगी गैर मुकामी बाहर से एक लॉन्ग ड्राइव ट्रांसपोर्ट करके आ रहे होते हैं, उन्होंने नींद भी पूरी नहीं करी हुई होती, वो थोड़े चंद ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, रोज़गार के लिए उन्होंने कहा मैं ओवर शिफ्ट कर लेता हूँ। मगर वो क्या सेक्रीफाइस क्या कर रहा होता है वो ड्राइवर? अपनी नींद। जब वो नींद सैक्रिफाइस करता है, वो कराची की हदूद में एंटर करता है, तो उसकी जहनी कैफियत क्या होती है? इज ही दैट अलर्ट कि वो एकदम सही टाइम पे ब्रेक लगा सके? सो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें देखते हैं। मगर हुकूमत सिंध की तरफ से
खुशाइन बात ये है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं, ये जहाँ जहाँ ये एक्सीडेंट हुए हैं, उनके लवाहिकीन के घर गए हैं, उनसे पूछने कि हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, उनसे कंडोलेंस की, उनको दिलासा दिया कि आप फिक्र नहीं करें। हमने लॉजिस्टिक कंपनी से बात की है कि जहाँ ये हुआ है तो आप कोई मुआवजा भी दें बेचारे जो जिनका एक्सीडेंट हुआ है, जिनकी जानें गई हैं, उनके लवाहिकीन को। उसके अलावा हमने अब ड्राइवर्स के फिटनेस टेस्ट के, वो ड्राइवर ड्रग अब्यूज में तो नहीं है, उसको सही स्लीप हो रही है, उन कंपनियों पे ये करती हैं उन पे हमने मजीद थोड़ी कंडीशंस लगाई हैं, उनसे स्ट्रिक्ट हुए हैं। तो इट्स अनफॉर्चुनेट कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, मगर शहर बहुत बड़ा है और ये सब चीज़ें हैं, मगर इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले वक्त में बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएंगी। अरे अली राशिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने खुद कहा कि चैलेंजेस हैं, बहुत बड़ी आबादी का शहर है और हम इससे डिनाई नहीं करते हैं, रिसोर्सेज की कमी रहती है। हम पंजाब में, लाहौर में रहती हूँ जी, और पंजाब में भी हमें अक्सर मसाइल रहते हैं, ऐसी कोई वो अनहोनी बात नहीं है, लेकिन उसको ओवरकम भी तो हम सब नहीं करना है। और जाहिर है आप हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव हुई हैं, मैं आपसे सवाल भी इस हवाले से करूँगी। ओवरकम करने के लिए जाहिर है पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन हो, दीगर इदारों के साथ हो। अब हम ट्रैफिक की बात कर रहे हैं तो इसमें आपकी एम्बुलेंस सर्विसेज और दीगर चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं। व्हाट डू यू थिंक कि हमें ये जो रिसोर्सेज का गैप है, इसके लिए हुकूमत सिंध क्या करे? जैसे आपने कहा ये तो कंडोलेंसेस कर ली, आपने उधर बात कर ली, बट एट द एंड ऑफ द डे हमने इस गैप को फिल करना है। वो गैप फिल कैसे होगा, उसके लिए तैनाती भर्ती आपके लिए बजाते सिंध हुकूमत क्या चैलेंजेस है? वफाक से इतनी सपोर्ट नहीं है, क्या मामलात है? देखिए, हमने अगर हिसाब लगाया था कि हमें वफाक से हमारी जो मेयर हैं कराची के, ख़ास तौर से उन्होंने बताया था कि एटलीस्ट 1500 अरब रुपयों की ज़रूरत है कि कराची को ट्रैक पे लाने के लिए। इतना बड़ा शहर है और अफसोस के साथ उसका ड्यू शेयर, जबकि सबसे ज़्यादा सिंध सूबा जो है सबसे ज़्यादा टैक्स जमा करता है और ये पूरे पाकिस्तान को चलाता है, और ख़ुसूसन कराची, मगर उस किस्म का वापस कराची को डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पुलिस के लिए सिंध हुकूमत को उस तरह वसाइल दिए नहीं जाते। और अभी भी वफाक से हमारी इस चीज़ों पर बात चल रही है, मगर हम मायूस नहीं हुए। हमने नहीं कहा कि जब तक ये वफाक से हमारा जो मसला है वो हल नहीं होगा हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। हमने सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्टार्ट की। ये कराची शहर जैसा इंडस्ट्री है, यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो हमने कहा आप हमसे हाथ जोड़ें, हम कुछ पैसे डालते हैं, कुछ आप डालें और उसमें कुछ चीज़ें बनाना शुरू। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हमने काफ़ी मंसूबे स्टार्ट किए और एक नया इनिशिएटिव है। इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले वक्तों में। लाहौर बड़ा अच्छा शहर है, जैसे कहते हैं लाहौर है, मगर बहुत जल्द कराची भी आप अल्लाह करें हम कराची के बारे में भी यही बात करें और बहुत अच्छी बातें करें। आई रियली होप। थैंक यू वेरी मच अली राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आपको दोबारा भी हम ज़हमत देंगे और इन डिटेल भी बात करेंगे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं जनाब। हमारी टीम बड़ी कंफ्यूज चल रही है। मैंने कहा था चैंपियंस ट्रॉफी का टीजर चलाओ, मज़ा आए देखें। चले अब मैं आ गई हूँ स्क्रीन पे तो कोई बात नहीं, हम आपको चैंपियंस ट्रॉफी का टीजर दिखाते हैं जिसमें आपको आतिफ असलम नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज ये टीज़र ऑफिशियली मतलब फुल वर्जन इसका रिलीज़ होगा। अभी इसका टीज़र आया है, वो आपको दिखाते हैं। क्या बात है जनाब, आतिफ असलम इज़ डेफिनेटली अ रॉक स्टार, ये तो हम सब जानते हैं। ये टीज़र जो इंटरेस्टिंग है, बट चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी इतने अरसे के बाद पाकिस्तान को आईसीसी का इवेंट होस्ट करने जा रहा है, उसके लिए जो एक्साइटमेंट है, ये जो थ्रिल है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। लेकिन आपको पता है कि कद्दाफी स्टेडियम, रावलपिंडी स्टेडियम और कराची स्टेडियम जो है वो रेनोवेट हुए हैं, लेकिन लाहौर का जो कद्दाफी स्टेडियम है इसका आज रेनोवेशन के बाद इफ्तिताह होगा, जिसका इफ्तिताह खुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब करेंगे और बाकायदा एक तकरीब होगी। इस तकरीब में क्या क्या होगा ये सब भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जी तकरीब में कौमी क्रिकेट टीम की जो चैंपियंस ट्रॉफी की ऑफिशियल किट है उसकी रोनुमाई भी होगी और एक दिलकश लाइट शो भी इसका आगाज़ होगा। इसके अलावा स्टेडियम में जो काम करने वाले मजदूर हैं इनके एजाज़ में खुसूसी तकरीब भी मुनक्किद होगी। इस हवाले से हम बात कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जी आपको पता है ट्राई नेशन सीरीज़ है, उसका आगाज़ होने जा रहा है। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो पाकिस्तान पहुँच चुकी हैं। आज न्यूजीलैंड टीम जी प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ करेगी, जिसके बाद परसों पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो पहला मैच है वो खेला जाएगा। ये
सीरीज जो है जी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी का एक हिस्सा ही कह लें, जिसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो शरीक हो रही हैं। इस शानदार क्रिकेट इवेंट के लिए हम कितने तैयार हैं, ये जो ट्राई नेशन सीरीज़ है और ओवरऑल जो चैंपियंस ट्रॉफी की एक्साइटमेंट है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त इमरान सुहेल मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके साथ साथ जी आपको पता है किचन में हमारे कुछ ना कुछ होता रहता है, और किचन में आज हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ आबिद हुसैन, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आबिद साहब, आज आप क्या बना रहे हैं? मैं बेसिकली चिकन चौमिन बना रहा हूँ, जो मोस्ट फेवरेट है पूरा पाकिस्तान के चाइनीज़ डिश में से हैं। तो मेरी कोशिश है कि विंटर था, सीज़न था, मेरे बेसिकली मुख्तलिफ कुजीन के साथ एक्सपीरियंस है, तो मैंने सोचा चलो मौसम के हिसाब से आप लोगों को चौमिन खिला दें पहली दफ़ा। क्या बात है। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि डिफरेंट कुजीन्स में क्या क्या स्पेशल आप बना लेते हैं? मेरा स्पेशलिटी में है बेसिकली, मैं ऑब्वियसली अपने इलाके को प्रमोट करूंगा, जो गिलगित बल्तिस्तान के ट्रेडिशनल फूड होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मोमो से आजकल लाहौर में धूम मचा के रखा हुआ है लोगों ने। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगा अगली दफ़ा मैं आप लोगों को मोमोज जो हमारे वहाँ के स्टाइल में, ठीक है, यहाँ पे तो बिल्कुल डिफरेंट है, फ्यूजन में आया हुआ है। तो इसके अलावा मेरा थाई है, चाइनीज़ है, और इसके अलावा कॉन्टिनेंटल है, जापानीज़ है और हॉट पॉट है जो स्पेशल है। बहुत फेमस है। अच्छा, तो मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, कराची में भी हॉट पॉट मिलता है और लाहौर में भी मिलता है, अच्छा कौन सा है? ऑब्वियसली अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो कराची मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद तो एज ए शेफ़ करते रहता हूँ, आगे इस तरह के ट्रैवलिंग करते हैं वहाँ पे, जहाँ पे कोई चीज़ नया होते तो मुझे उसको सीखना है। तो सीखने के लिए मैं ट्रैवलिंग में यही चीज़ें ट्राई करता हूँ। तो कराची का मुझे ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा। हाँ, कराची का हॉट पॉट मुझे भी पसंद है। आई सो एग्री विद। चलिए जी, आप अपना काम जारी रखें, मीनवाइल हम क्रिकेट के ऊपर तवज्जो ले लेते हैं। इमरान साहब, ट्राई नेशन सीरीज़ है, चैंपियंस ट्रॉफी है, तैयारी ज़ोरों शोर से जारी है। अभी पहले तो हमें चैंपियंस ट्रॉफी की एक्साइटमेंट के हवाले से बताएं, एज ए क्रिकेट व्यूअर भी और एनालिस्ट भी, आप क्या समझते हैं, एक्साइटमेंट और थ्रिल जस्टिफाइड है? बिल्कुल, आपने इंट्रो में भी बता दिया कि तैयारियां मुकम्मल हैं। आज उसका ओपनिंग भी है। बेसिकली कज़ाफ़ी स्टेडियम को बनाने का मकसद ये था कि हम अपने क्रिकेट जो व्यूअर्स हैं उनको, और जो क्रिकेट शायकीन हैं उनको एक नया लुक दें कज़ाफ़ी स्टेडियम का जी। बहुत दफ़ा हम लोग को पिछले 14-15 साल से देख रहे हैं, कज़ाफ़ी स्टेडियम है तो बहुत बड़ा, खूबसूरत भी था, लेकिन उसका जो व्यू था, जो क्रिकेट शायकीन मैच देखने आते थे, बहुत दूर से खिलाड़ी दिखाई देते थे। तो क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने कहा, जो स्टेडियम्स बनाने वाले, उन्होंने कहा कि इसको फिर पूरा रेनोवेट करना पड़ेगा। तो फिर टाइम भी बहुत कम था, तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग एक टास्क था, जिसे मोहसिन नकवी साहब ने, चेयरमैन पीसीबी, उन्होंने इसको लिया और फिर उसको मुकम्मल भी कर दिया। ये एक बहुत अलग सा एक कह सकते हैं इनिशिएटिव है, जो कि दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतना बड़ा इवेंट आ रहा हो और फिर आप ये भी डर हो कि पता नहीं मुकम्मल होगा या नहीं होगा, और फिर आप उसको मुकम्मल कर दें, ये एक अलग खुशी होती है। और फिर क्रिकेट शायकीन के लिए चैंपियंस ट्रॉफी, जैसे आपने कहा कि 96 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान में एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हुआ था, उसके बाद कोई भी ऐसा इवेंट नहीं हुआ, क्योंकि कुछ हालात अच्छे नहीं थे। अब क्योंकि पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए अब एक बड़ा इवेंट बड़े अरसे बाद आ रहा है, तो सब लोग इंजॉय करना चाहेंगे, और इसीलिए हर जगह मीडिया पे इसी की धूम है, बल्कि पूरी दुनिया में धूम मची हुई कि देखते क्या होता है, क्या होता है। अच्छा जी, हमारे कज़ाफ़ी स्टेडियम से नुमाइंदे ने ज्वाइन कर लिया है, शकील, ठीक हो गया। शकील खट्टक साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाइव। ज़रा हम उनसे कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो रेनोवेशन के, वैसे इन्होंने हमें उस दौरान भी बताया था, लेकिन आज चूंकि इसका बाकायदा तौर पे इफ्तिताह होगा आफ्टर रेनोवेशन, ज़रा तफसीलात ले लेते हैं। थैंक यू वेरी मच शकील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या एक्साइटमेंट है जी वहाँ पर? तैयारियाँ मुकम्मल हो गई हैं, आज इफ्तिताह होने वाला है, प्राइम मिनिस्टर ने आना है, कुछ परफॉर्मेंसेज हैं, कुछ तकरीबात हैं, कुछ स्पेशल लाइट शोज़ हैं? बिल्कुल ऐसे देखिए अरमला, अगर मैं आपको कहूं कि आज बिल्कुल हमारी ईद है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि एक अरसे से यहाँ पर हमने तोड़ फोड़ देखी हुई थी कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर, लेकिन 117 दिनों के रिकॉर्ड मुद्दत में कज़ाफ़ी स्टेडियम का तमाम तर जो काम है वो मुकम्मल किया जा चुका हुआ है। पूरा कज़ाफ़ी स्टेडियम नया बन चुका हुआ है, 16 इंक्लोजर्स, मेन बिल्डिंग, आस पास की जो सड़कें थी वो भी यहाँ पर नई बन चुकी हुई। इस वक्त भी मैं यहाँ पर जो जगह में मौजूद हूँ, ये सड़क सारी नई बनी हुई है, और आज निश्तर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को पुलिस
ने और सिक्योरिटी एजेंसीज ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। आप मेरे अकम में भी देख सकते हैं कि किसी जो आम अफराद हैं उनका दाखिला यहाँ पर बंद है। अगर मैं ओवरऑल आज के शेड्यूल की बात करूँ तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों का प्रैक्टिस सेशन आज शेड्यूल था और यहीं पर LCCA ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस सेशन होना था, लेकिन पाकिस्तान की टीम आज आराम कर रही है क्योंकि गुज़श्ता 3 दिनों से पाकिस्तान की टीम मुसलसल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रही थी। रात को भी तकरीबन 3 घंटे तक प्रैक्टिस सेशन के अंदर हिस्सा लिया था और न्यूजीलैंड की टीम ने कल पहले प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया था। तो आज भी न्यूजीलैंड की टीम दोपहर के औकात में LCCA ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस करेगी, जबकि शाम को जो रंगारंग मेला है उसका आगाज़ शाम को होगा। 7 बजे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो अपग्रेडेड कज़ाफ़ी स्टेडियम है उसका इफ्तिताह करना है। वहाँ पर चेयरमैन PCB भी उनके साथ शरीक होंगे और साथ साथ ज़राए का कहना है कि स्पीकर अयाज सादिक, खालिद मकबूल सदीकी समेत मुतअद्दिद वज़रा भी इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। उसके बाद 7:30 बजे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए ऑफिशियल किट की रुनुमाई की जाएगी। और शौकीनी क्रिकेट के लिए सबसे दिलचस्प खबर यह है कि आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में फ्री एंट्री है, बगैर टिकट के, बगैर किसी पास के आप आ सकते हैं और कज़ाफ़ी स्टेडियम में एक तो इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे और साथ साथ यहाँ पर अली ज़फ़र, आयमा बेग, आरिफ लोहार अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीब का इनेकाद किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। सिर्फ यही नहीं, ढोल परफॉर्मेंसेस भी हैं, उनके साथ आतिशबाजी का भी मुजाहरा है और लेज़र लाइट शो का, क्योंकि जो लाइटें इंस्टॉल की गई हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में, जो फ्लड लाइट्स हैं 6 पोल्स के ऊपर, हर पोल पे 80 लाइट है और उन लाइट्स के अंदर जो है वो लेज़र लाइट शो का एहतमाम किया गया है। और आज रात को भी यहाँ पर टेस्टिंग हो गई थी उस बात की और आज कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर इस इफ्तिताही तकरीब के लिए तैयारियाँ बिल्कुल मुकम्मल कर ली गई हैं। इस वक्त भी जो निश्तर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के आसपास का एरिया, यहाँ पर सफाई सुथराई का अमल जारी है, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शायकीन के लिए 3 रास्ते हैं जहाँ से वो दाखिल हो सकते हैं। एक यहाँ पर जब मौजूद तो ये लिबर्टी राउंड अबाउट से, दूसरा रास्ता जो है वो फिरोजपुर रोड से आप अंदर सकेंगे और तीसरा रास्ता सेंटर पॉइंट से कॉलेज के गेट के साथ एक रास्ता बनाया गया है और 3 रास्तों से आप कज़ाफ़ी स्टेडियम में दाखिल हो सकेंगे। सिर्फ इमरान खान इंक्लोजर वो वाहिद इंक्लोजर है जो कि आज इफ्तिताही तकरीब में आम अफराद के लिए उसका दाखिला बंद होगा। वहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मेहमान होंगे वो यहाँ पर आएंगे और इस इफ्तिताही तकरीब से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। बाकी शायकीनी क्रिकेट जो 15 इंक्लोजर्स है उसमें कहीं पर भी बैठ सकते हैं और बिल्कुल फ्री एंट्री है। क्या बात है, ज़बरदस्त जी। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आज ये कैसी तकरीब होगी और एज यू सेड कि बड़ी हिम्मत और ज़बरदस्त तरीके से इसको कंप्लीट किया गया है। आज आपने जैसे ख़ुद भी बताया शकील कि यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन होगा, तो ये तकरीब से पहले प्रैक्टिस सेशन कितने टाइम के लिए न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पे प्रैक्टिस करेगी? देखिए दोपहर 12:30 से 3:30 बजे तक जो प्रैक्टिस सेशन का टाइम दिया गया है, क्योंकि ट्राई नेशन की सीरीज़ से आज आखिरी दिन है और कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला मैच खेला जाएगा। दोनों कप्तान प्री सीरीज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की टीम का प्रैक्टिस सेशन इसीलिए आज ख़त्म कर दिया गया, हालांकि शेड्यूल में पाकिस्तान की टीम का प्रैक्टिस सेशन था, लेकिन फिर उसके बाद जब रात को प्रैक्टिस सेशन ख़त्म हुई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो उसके बाद फिर टीम मैनेजमेंट ने फैसला किया, क्योंकि 3 दिनों से मुसलसल खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रहे थे और कल मैच भी है, एक बड़ा मैच है, ट्राई नेशन सीरीज का ओपनिंग मैच है। तो पाकिस्तान की टीम ने रेस्ट करने का फैसला किया, जबकि न्यूजीलैंड की टीम चूंकि 2 दिनों से पहुंची हुई थी, पहले दिन उन्होंने आराम किया था और गुज़िश्ता रात को फिर उन्होंने यहाँ पर LCCA ग्राउंड के अंदर रात के औकात में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया था और आज फिर दिन के औकात को उन्होंने तरजीह दी और आज दोपहर के टाइम यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे, क्योंकि रात को यहाँ पर एक रंगारंग तकरीब सजाई जानी है। तो इसी वजह से ये जो प्रैक्टिस सेशन है वो दिन को रखा गया है और साथ साथ ठीक है। थैंक यू वेरी मच शकील, बहुत शुक्रिया। शकील खट्टक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे लाइव फ्रॉम कज़ाफ़ी स्टेडियम। वहाँ पर जो सूरत हाल थी, रेनोवेशन कंप्लीट हो गई है, अपडेट कर दिया गया है, तकरीब होगी, प्रैक्टिस सेशन होगा। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या होने वाला है रात को, लेकिन इसके साथ साथ हमारी टीम क्या करेगी, परफॉर्मेंस कैसी होगी, इस पर ज़रा इमरान साहब बताएं। ट्राई नेशन सीरीज़ की तो हम बात करेंगे पहले कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका दोनों बड़ी ज़बरदस्त टीम्स हैं और चूँकि ये एक ट्राई नेशन सीरीज़ है तो उसमें पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस और प्रेशर और ज़ाहिर है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक इवेंट है, तो क्या आपको लग रहा है कितने तैयार हैं हम? देखिए सबसे पहले तो सिलेक्शन वाला के ऊपर बहुत ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म हुआ कि फ़हीम अशरफ के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की गई, खुशदिल शाह आ गए और तैयब ताहिर के हवाले से बात की गई। फिर आपको पता है कि सारा जो सिनेरियो क्रिएट हुआ ये हुआ साइम अयूब के अनफिट होने के बाद। जो आपके मेन स्ट्राइकर थे वो उनका जब पाँव मुड़ा तो उसके बाद ये सारी सिचुएशन एकदम से चेंज हो गई। देखिए हमें तनकीद हम बहुत कर सकते हैं, लेकिन हमें अब सिर्फ दुआ करनी है और सपोर्ट करना है अपनी टीम को
कि वो ट्राई नेशन सीरीज़ से आगाज़ कर रहे हैं। देखिए ट्राई नेशन सीरीज़ आप समझ लें कि आपका टेस्ट है कि आपकी चैम्पियंस ट्रॉफी में टीम कैसी जाएगी। जो बहुत सारे तनकीद के जो तीर चलाए जा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर हम यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, ख़ास तौर पर 3-4 जो प्लेयर्स हैं, बात हो रही है कि स्पिनर हम नहीं लेके गए, स्पिनर हमें एक ही खिलाया, दुनिया ने 2-2, 3-3 स्पिनर डाले। इंडिया की बात करें तो इंडिया 3 स्पिनर्स और एक ऑलराउंडर स्पिनर के 4 स्पिनर्स के साथ आ रहा है। हम सिर्फ एक रेगुलर स्पिनर के साथ जा रहे हैं, जो कि हमें थोड़ा कहीं ना कहीं इस बात की घबराहट है कि अगर स्पिनिंग ट्रैक बन गए तो फिर क्या करेंगे, कौन बॉलिंग करेगा। और इब्रार भी उतने अच्छे टच में नहीं है। मुल्तान का अगर आप मैच देखें लास्ट वाला, उसमें भी उसके बॉल नहीं गिरे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हमारी ट्राई नेशन सीरीज़ में हमारा कॉम्बिनेशन क्या होगा। देखिए फ़हीम अशरफ की बात कर रहे हैं, फ़हीम अशरफ अगर खेले पहला मैच तो पहले मैच में ही पता चल जाएगा कि हमने इसको कंटिन्यू करना ही नहीं करना। दूसरी बात, 11 तारीख तक हमारे पास टाइम है कि हम टीम के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। अगर 11 तारीख गुजर गई तो फिर हमें इन्हीं लोगों को साथ लेके चलना है। गो के जो हेड कोच आकिब जावेद हैं वो ये कह चुके हैं कि तब्दीली के चांसेस कम है, तो फिर अगर तब्दीली के चांसेस कम है तो फिर आपको इन्हीं प्लेयर्स को अपना ज़िंदगी का जितना भी निचोड़ अपने तजर्बे का वो यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर ये नहीं होगा कि मैं अगले मैच में कर लेता या मैं कुछ अच्छा खेल लेता। यहाँ पर आपको अगर एक भी मैच आप लूज़ करते हैं, स्पेशली भारत के साथ जो आपका मैच है, उस पहला मैच तो न्यूजीलैंड के साथ है, लेकिन दूसरा मैच डू एंड डाई होगा। अगर आप वो मैच हारते हैं ना तो यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, यू आप टूर्नामेंट में नहीं होंगे। वो सबको पता है, कोई बात खुल के करे या ना करे। वो प्रेशर इंडिया पे भी है, वो प्रेशर पाकिस्तान पे भी है। सो अब हम यही दुआ कर सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशन बने वो अच्छा बन जाए। अब हमें ओपनर का मसला था कि ओपनिंग कौन करेगा, क्योंकि हमारे पास एक ही रेगुलर ओपनर है, वो है फ़खर जमान। बाबर आजम को मेक शिफ्ट ओपनर बना रहे हैं, हो सकता है किसी और को भी तजुर्बा कर लें, लेकिन ओपनिंग वाला मसला तब तक हल नहीं होगा जब तक सायमी फिट होकर वापस नहीं आएंगे। हाँ, इमामुल हक का चांस था कि उस सिलेक्शन में रखा जा सकता था, लेकिन आई डोंट नो कि क्यों उनको मौका नहीं दिया गया। उनकी परफॉर्मेंस के बावजूद वो आते तो एक अलग बात होती कि एक रेगुलर ओपनर आपके साथ खेल रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम हैं, लेकिन सारी बातों को मैंने आपको तनकीद के हवाले से भी बात कर दी, पॉजिटिव बात भी कर दी, फिर भी हमें पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। एक चीज़ रह गई थी, वो मैं आपको बता दूं, जो टीज़र के हवाले से आप कह रही थी कि टीज़र कब पूरा लॉन्च होगा, वो आज इफ्तिताही तकरीब में जो बड़ी बड़ी ऐसे LCDs लगाई गई हैं, उसके ऊपर वो टीजर लॉन्च होगा ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी। ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी पूरा सॉन्ग रिलीज किया जाएगा। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। चले, अच्छा कि आपने हमें बता दिया। अच्छा जी, अब चैंपियंस ट्रॉफी की जो आपने बात की है और टीम सिलेक्शन से, चले आप वो तो हम उस मरहले से निकल चुके हैं और अब पता नहीं क्या चेंजेस होंगे क्या नहीं, ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। अब इस टीम के साथ हम जब उतर रहे हैं, कल मैं कुछ एक और चैनल के ऊपर कुछ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट बैठे भी थे और कुछ स्टैटिस्टिक्स की भी बात कर रहे थे कि इंजरीज के बाद हमारी टीम का रिकॉर्ड रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं गलत तो नहीं कह सकते, वो थोड़ी डगमगाती हुई सिलेक्शन कर लेते हैं और उसके बाद उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ड्यूरिंग टूर्नामेंट हमारी टीम की परफॉर्मेंस पे आता है, और ये माजी में हुआ है। कुछ एग्जांपल्स भी वहाँ पे कोट की गई, जिसमें शुएब अख्तर की भी बात की गई, आसिफ की भी बात की गई। डू यू थिंक कि हमारे पास ये एक साइम अयूब ज़ाहिर है बड़े ज़बरदस्त प्लेयर, उनके जाने के बाद हमने कोई ऐसा बैकअप, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई हुई थी कि अगर कोई हमारा मेजर या इंपॉर्टेंट प्लेयर इंजर होता है, कुछ होता है, तो हमारे पास कोई एक प्रॉपर बैकअप होना चाहिए? एक्सीलेंट क्वेश्चन। मुझे लग नहीं रहा था कि इतना टेक्निकल क्वेश्चन आप करेंगे। टेक्निकल क्वेश्चन, वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। उसकी एक वजह है, देखिए आपने ना एक अपने क्वेश्चन में सिस्टम के ऊपर सीधा एक सवालिया निशान उठाया। देखें, ऐसा होना नहीं चाहिए कि आपका एक प्लेयर अनफिट हो और आपका पूरा सिस्टम हिल के रह जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बहुत बड़ा क्रिकेट बोर्ड है और बहुत बड़ा सिस्टम है। आप दुनिया के चौथी बड़ी क्रिकेट टीम है, अगर फाइनेंशियली भी बात करें तो क्रिकेट बोर्ड है। एक साइम अयूब अनफिट हुआ और आपको ओपनर नहीं ढूंढा। इमेजिन करें, आपने ओपनर ढूंढा ही नहीं, आपने अपनी टीम में से मेकशिफ्ट ओपनर का इस्तेमाल किया। तो अगर दुनिया की बात करें, देखिए अगर दुनिया को हम देखें तो दुनिया का एक प्लेयर अनफिट हो जाए ना तो बैकअप पे 3-3 प्लेयर खड़े होते हैं। exactly. नहीं यार, कोई बात नहीं, टीम इतनी पूरी तैयार होती है, BC तक के उनके बैकअप पर होते हैं। तो हमारी BC टीम खेलती जरूर है, लेकिन उस BC टीम को भी हम मुझे कहना पड़ता है दुख के साथ कि ये जो सिफारिशात हैं और ये जो कल्चर है, ये हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स में तो है ही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो फैलता जा रहा है, बल्कि फैला हुआ है। अब फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन की बात करें, आपने मीडिया पे देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने कहा ये कहाँ से आ गए, किधर से आ गए, पैराशूटर हैं, कहाँ से उतर गए। तो हम ये सोचते ही रहे कि यार फ़हीम अशरफ का तो बनता ही नहीं था, जिस बंदे ने 2 साल से
कोई बड़ा इवेंट ना खेला हो और 1.5 साल से टीम के साथ कैरी ना कर रहे हैं हम उसको एकदम से टीम में कैसे ला सकते हैं? चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो भी बड़ा और उसके बाद खुशदिल शाह 2022 में लास्ट टाइम वनडे खेले थे पाकिस्तान टीम के साथ और एकदम से टीम में आ गए। मतलब हमने बांग्लादेश की प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस के ऊपर अपनी टीम को सिलेक्ट किया है और आप मुल्तान वाला जब टेस्ट हारे तो आपकी बैटिंग पहले ही क्लैप्स कर चुकी थी। 50 ओवर नहीं खेल रही थी, आप 50 ओवर वाला इवेंट खेलने जा रहे हैं। T20 नहीं है, आप T20 की सिलेक्शन पे वनडे के प्लेयर्स को किस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं? अगर हम दुआ तो यही करते हैं पाकिस्तान जीत जाए, अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो कि हम फाइनल तक ना पहुंचे या टीम ना जीते तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिन्होंने ये टीम बनाई है वही लेंगे, ना ले लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, लेकिन हम बैठे हैं ना उनको उनके सर पे जिम्मेदारी डालने वाले कि करें अब एक्सेप्ट। आपने बहुत फार्मूले बनाए, ये फार्मूले सर्जरियां चलें, अल्लाह करे, वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड है। हमारी जो टीम गई है वी शुड बैक अप और हमें इनको सपोर्ट करना है, बट एट द एंड ऑफ द डे डिसीजंस आल्सो हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द टीम्स परफॉर्मेंस। एक प्लेयर जैसा परफॉर्म करता है उससे पहले पास्ट और फिर आपकी सारी चीज़ें बीच में उसमें शामिल होती हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। किचन में हमारे चाउमिन बन रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको पता है हम डिस्कशन भी करते रहते हैं। आज हम रिटेल थेरेपी पे बात करेंगे। बहुत सारी खवातीन मुझ समेत शॉपिंग करके उनका मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर कोई भी आपका दिन बुरा गुजर रहा है, आप डाउन हैं, कुछ भी है, अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं, इवन आप विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, मैं तो मुख्तलिफ ऐप्स खोल के देखती रहती हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं, तो आपका मूड अच्छा होता है। क्यों होता है? साइकोलॉजिकली इसका क्या इम्पैक्ट होता है? क्या वाकई जो रिटेल थेरेपी कहते हैं ये वाकई रिटेल थेरेपी होती है? इस पर हम जरा आज बात करेंगे। डॉक्टर आयशा शाहिद शेख हमारे साथ मौजूद है, हमारे नफ्सियात है, हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर आयशा। डॉक्टर आयशा, ये जो हम रिटेल थेरेपी की बात कर रहे हैं, ज़रा हमें एक्सप्लेन करें क्या वाकई ये थेरेपी होती है? रिटेल थेरेपी जो है एक ऐसा जेस्चर है या ऐसी हैबिट है जो कि आपके ब्रेन के अंदर हैप्पी केमिकल जिसको हम डोपामिन और सेरोटोनिन कहते हैं उनको प्रोड्यूस कर सकती है और वक्ती तौर पे आपको खुश कर सकती है। अगर हम इसको थेरेपी के तौर पे लें कि लॉन्ग टर्म ये आपको हेल्प करेगी तो वो तो शायद कहना दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर आप परेशान हैं, आप अपना मूड अपलिफ्ट करना चाह रहे हैं, खुश होना चाह रहे हैं और क्विक सोल्यूशन चाह रहे हैं तो रिटेल थेरेपी इज समथिंग दैट यू कैन गो फॉर। अच्छा ठीक है, अब हमारे यहाँ ये बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जी लोगों को लगता है कि आपका ये जो आपने लॉन्ग टर्म वाली बात की ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि लॉन्गर रन जाहिर है एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, अगर आप कोई ख़रीदारी करें तो इट डिपेंड्स। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें खुशी देती हैं जब उनका मूड ख़राब होता है। हमें थोड़ा सा बताएं कि रीजंस क्या होती हैं और क्या वाकई लेकिन लॉन्ग टर्म हम किस चीज़ों को ऑप्ट कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म में तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपने ये देखना है कि अगर आप कोई चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं या आप कुछ ख़रीदती ही खुशी लेना चाह रहे हैं तो क्या वजह थी कि आपको खुशी इस तरह से लेने की ज़रूरत पड़ी। यानी कोई घर में कोई मसला चल रहा है, आपके रिलेशनशिप में कोई इशू चल रहे हैं, आपके काम काज में कोई ऐसी नौयत है जो कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे और आपको लगता है कि उसकी जगह अगर मैं कुछ ख़रीद लूँ तो मेरा मूड अच्छा हो जाएगा, तो वो थोड़ी देर के लिए मूड को बूस्ट करेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए हम उस मसले को सॉल्व करें जो कि एट द हैंड आपको तंग कर रहा है। इसलिए कहा जाता है कि जो रिटेल थेरेपी है वो कोपिंग के लिए अच्छी है, यानी आपको कोप कर देगी, लेकिन जो मसला है, जो परेशानी है वो तो उधर ही खड़ी रहेगी। तो इसलिए कई दफ़ा जो लॉन्ग टर्म थेरेपी है यानी उसके जो बाद के असरात हैं वो इतने लंबे नहीं होते। बहुत से लोग अपने मसलों से बचने के लिए या घरेलू परेशानियों से या लाइफ में कंट्रोल हासिल करने के लिए अगर उनके पास पैसे हैं तो वो रिटेल थेरेपी यानी शॉपिंग की तरफ चले जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, उनके एक सेंस ऑफ कंट्रोल आता है कि अच्छा मेरी लाइफ में कुछ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन अगैन वो भी वक्ती ही होता है। अगर जो असल मसले हैं उसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे, उसके ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे, तो ये जो थेरेपी है, जो रिटेल थेरेपी से कहते हैं शॉपिंग के ज़रिए होती है, वो एक लिमिट के बियॉन्ड जो है वो आपको फिर नुकसान पहुंचाने लग जाती है। उसमें आपके पैसे खर्च होने लग जाएंगे, उसमें आप आइसोलेट हो जाएंगे। आप कितनी खरीदारी कर सकते हैं? एक लिमिट के बियॉन्ड तो नहीं कर सकते। एक लिमिट के बियॉन्ड आपके पास पैसे हैं भी तो आप बोर हो जाएंगे। तो वो जो मसला है वो तो वहीं पे खड़ा हुआ है, तो मसला सॉल्व होना चाहिए। मसला सॉल्व होना चाहिए। अच्छा, अब आप चूँकि प्रैक्टिस भी करती हैं, नॉर्मली ख़वातीन आजकल, जैसे हम इस थेरेपी से अलग भी बात करें, क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको कोप अप करने के लिए वो कोशिशें करती हैं लेकिन उसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इख्तियार नहीं करती हैं? हर खातून या हर मर्द जो है उनकी लाइफ में मुख्तलिफ इश्यूज़ चल रहे हैं। जैसे वर्किंग पीपल हैं तो उनके वर्क लाइफ बैलेंस के इशू आ सकते हैं।
हो सकता है उनका बॉस या उनका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो इतना अच्छा नहीं है कि वो उनको प्रमोट, उनकी वेलबींग को प्रमोट कर रहे हों। इसके अलावा जो घरेलू मसले हैं जो कि पाकिस्तान में तो कल्चर की वजह से बहुत कॉमन है, तो वो चीज़ें जो है वो भी बहुत ज़्यादा देखने में आती हैं। और वहाँ पर अगर आपका कंट्रोल घर पर नहीं है या घर के बहुत से मसाइल पर नहीं है, तो वहाँ पर आप उस सेंस में यहाँ पे कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका थोड़ी देर के लिए मूड अच्छा हो जाता है और आप अच्छा बेहतर फील करते हैं। फिर इवेंचुअली ये होता है कि आप घर के मसाइल को अच्छे तरीके से टैकल कर लेते हैं, लेकिन अगर मसले सॉल्व नहीं होंगे तो फिर आप एक लिमिट के बियॉन्ड उसमें हेल्प नहीं ले सकते। ठीक है। अच्छा डॉक्टर आयशा, अब हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल हेल्प सीख करना भी एक बहुत बड़ा टैबू है स्टिल। विद टाइम चीज़ें बेहतर हुई हैं। मैंने बहुत सारी यंग अपनी दोस्तें हैं, फ्रेंड्स हैं, सर्कल है जिसमें मैं देखती हूँ कि अच्छा हम थेरेपी ले रहे हैं। इट डजंट मीन कि वो पागल हैं, इट मीन्स कि दे नीड थेरेपी फॉर सम, उनको कोई हेल्प चाहिए साइकोलॉजिकल। आप प्रैक्टिस करती हैं, आप समझती हो विद टाइम लड़कियों में, वैसे भी ओवरऑल लोगों में ये कपल थेरेपी का जो कॉन्सेप्ट है कॉमन हुआ है? बिल्कुल। मुझे प्रैक्टिस करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 8 to 9 ईयर्स हो गए हैं। तो इन माई टेन्योर मैंने ये देखा है कि चीज़ें चेंज हो रही हैं। जो बहुत खुश आइन चीज़ है कि लोग कपल थेरेपी की तरफ आ रहे हैं, और बहुत से कपल्स शादी होने से पहले आते हैं कि अच्छा हम शादी करने वाले हैं, महीने बाद 2 महीने बाद शादी है, तो हमें बताइए कि हाउ शुड वी मूव अबाउट इन द रिलेशनशिप सिचुएशन। तो दैट्स अ वेरी इम्प्रेसिव थिंग कि लोगों को इस तरह की आगाही हो रही है और लोग थेरेपी की तरफ आ रहे हैं। और मैं बहुत से अपने क्लाइंट्स को, लोगों को, स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि मैं ब्रिलियंट लोग देखती हूँ हर सतह से, हर जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जहाँ पे वो लाइफ गुजार रहे हैं पाकिस्तान में। और बहुत से लोग अपने अपने कामों में, अपनी लाइफ में परफेक्ट होते हैं, दे डूइंग वेरी वेल, लेकिन मसाइल तो हर एक के साथ होते हैं ना। तो वो जो मसाइल हैं उनका जिक्र अगर उनकी बात जो अगर आप एक थेरेपिस्ट से करते हैं, क्योंकि हम एज अ थेरेपिस्ट नॉन जजमेंटल होते हैं, हमने इनको जज नहीं करना, हमने उनकी बात को कहीं डिस्क्लोज़ नहीं करना, हम रिश्तेदार नहीं हैं, तो वहाँ पर उनको एक कैथारसिस तो मिलता ही है और कई थोड़ा सोल्यूशन भी मिल जाता है। और ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको सोल्यूशन ही चाहिए, सिर्फ आपने कई दफ़ा कैथारसिस ही करना होता है, यानी अपनी दिल की बात ही किसी से शेयर करनी होती है जो आपको सुन ले बस। तो वो चीज़ जो होती है वो भी थेरेपी में हेल्प कर देती है। ठीक हो गया। इन द एंड मैं चाहूँगी हमारे प्लेटफॉर्म से आप लोगों को टुवर्ड्स देयर लाइफ बैलेंस करने के लिए लाइफ में क्या कुछ सजेस्ट करना चाहें एज ए साइकोलॉजिस्ट, आप क्या समझती हैं जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक? एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसमें ये है कि एतदाल का वर्ड हमें कभी भूलना नहीं चाहिए लाइफ में। अगर हम अपने टीचिंग्स को भी देखें, ओवरऑल भी देखें, उसमें आता है कि किसी रिलेशनशिप में भी अगर बहुत ज़्यादा पोर इन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, बाकी जगहों को इग्नोर कर रहे हैं, अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, अपनी ज़ात को इग्नोर कर रहे हैं, तो वहाँ पे इशू आने के चांसेस होते हैं। तो प्यार भी करें, मोहब्बत भी करें, काम भी करें, अपना ख्याल भी रखें, लेकिन सब कुछ बैलेंस के साथ, इतदाल के साथ करें। जब भी हम ओवरडू करेंगे तो कोई ना कोई एक ऐसे एरिया होता है जो कि पीछे रह जाता है, फिर इवेंचुअली हमें तंग करने लगता है। ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आयशा। इट वाज अ वेरी शॉर्ट टाइम बट आई मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम हम इस पर इन डिटेल डिस्कशन करें बहुत सारी चीज़ों को। और हमारा चाउमीन भी रेडी हो गया है। वाह भाई, वेरी क्विक। जल्दी से क्विकली आबिद साहब हमें रेसिपी बता दें जो आपने अभी बनाई है और इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन भी दिखाएं जी। आबिद साहब, आपने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं इसमें, हमें बताएं। ये बहुत ही सिंपल है, स्पेशली घर के लिए ये, क्योंकि बच्चे आजकल नूडल के लिए बहुत तंग करते हैं, तो इसलिए आज से मैंने बहुत ही सिंपल रेसिपी रखा है। रेस्टोरेंट में तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं, इसका सबसे बड़ी एक चीज़ है ये जो चिली सॉस है, ये इसका बहुत, जिसको ना चाइनीज़ का मदर सॉस कहा जाता है इसको, जिसको रेड चिली से बनाया जाता है। इसका प्रोसेस तो काफ़ी टाइमफुल है, कम से कम इसको 3 घंटा हम पकाते हैं इसको। ओके ओके ओके। तो उसके हिसाब से ये चिली सॉस अगर आपका परफेक्ट बन जाती है, इसमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें सारे चीज़ें हैं, चिकन पाउडर, वाइट पेपर, साल्ट पेपर और ये सारे। इससे ज़्यादा, इससे पहले दौर में लोग चाइना सॉल्ट यूज़ करता था, मैं इस पर सख्ती से मना करता हूँ कि कोई बंदा चाइनीज़ सॉल्ट ना खाए, इससे बहुत सारे नुकसान है। ठीक है, ठीक तो है। उसके लिहाज से आप लोग उसकी जगह पे आजकल चिकन पाउडर आया हुआ है, हाँ। नेशनल का भी है, दूसरा आपका कनौर्स के भी है, वो भी बेहतर है। तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है। ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस है, और एक टेबल स्पून ले लीजिएगा, और इसके बाद डार्क सोया सॉस, अगर आपको कलर थोड़ा सा डार्क करना है तो वो ज़रूरी है। बाकी ये चिली सॉस लगाएं, हल्का सा गार्लिक लहसुन के सौते कर लीजिएगा, तो आपका इंशाल्लाह बहुत अच्छा और हेल्दी फूड जो आपके सेहत के लिए अच्छा है, सबसे पहले सेहत वाली चीज़ और खाना चाहिए, वो रेडी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। मज़ीद इंशाल्लाह इस पेज पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। आपका इंस्टाग्राम हैंडल क्या है?
जी मेरा इंस्टाग्राम पे है मास्टर शिफू के नाम से। ओके परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। डॉक्टर आयशा और आबिद हमारे साथ मौजूद थे जी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते मैं आपको लिए चलूँगी जनाब एक्सपो सेंटर में, जहाँ पे 38 लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर 2025 का इफ्तिताह कर दिया गया है। हमारी जो नुमाइंदा है नताशा रहमान वहाँ गई हैं, इस बुक फेयर में क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था आपको वो दिखा रही हैं। मेरी तरफ से मैं इजाज़त लूँगी, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को, लेकिन कल और परसों आप हमारा बेस्ट ऑफ देख सकेंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। कुछ और सबक हमने ज़माने से सीखे, कुछ और सबक हमने किताबों में पढ़े थे। नाज़रीन, अब ये कहा जा रहा है ये जो सदी है ये किताबों से इश्क की आखिरी सदी है। तो आज मैं लाहौर के एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ पर 5 रोज़ा इंटरनेशनल बुक फेयर का इनेकाद किया गया है। आज यहाँ पर मुख्तलिफ जो स्टॉल्स हैं वो लगाए गए हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमें यहाँ किताबें मिलने वाली हैं। तो आज के बुक फेयर में हम देखेंगे क्या आया वाकई नौजवान जो नस्ल है वो टेक्नोलॉजी की वजह से किताबों से दूर हो गई है और ये जो सदी है किताबों से इश्क की आखिरी सदी होगी। तो अभी चलते हैं बुक स्टॉल्स की जानिब, नौजवानों की जानिब, और देखते हैं क्या आया वाकई ऐसा है या नहीं। नाज़रीन, इंटरनेशनल बुक फेयर में आज हमारे साथ चेयरमैन पैमरा सलीम बेग साहब मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। सर, इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें और वैसे अगर हम देख लें तो इंटरनेट का दौर है, हमारे लोग और हमारी जो नई नस्ल है वो किताबों से दूर होती जा रही है। क्या कहेंगे, बड़ा अच्छा कदम है कि ये करवाया जा रहा है, बुक फेयर करवाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो इंसानी तहजीब है उसकी जितनी भी तरक्की है, जो इस मुकाम पे पहुंची है, जो टेक्नोलॉजी जो आपने जिक्र किया आई है, ये बाई प्रोडक्ट ऑफ नॉलेज। नॉलेज जो है ना प्रीकर्सर ऑफ टेक्नोलॉजी, और नॉलेज जो है ना बुक्स के ज़रिए आता है। अब यूरोप में, अमेरिका में तरक्की, वो इंटरनेट, वो हर चीज़ है, लेकिन बुक्स में मैंने वो देखा है, जो मैंने स्टैट देखे हैं, जो मुझे डाटा है, उसमें वो बुक रीडिंग तो बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में भी ये जो है ना, जो मैं देखता हूँ कि हमारे जो है ना यंग लोग में काफ़ी इंटरेस्ट है, उनकी फ़िक्री सोच जो है ना इस चीज़ से ये नहीं वो इसके बग़ैर है, फ़िक्री सोच किताबों से डेवलप हो रही है। और जो इंसानी तहजीब के जो अर्तका है उसके जो मुख्तलिफ फेजेज़ हैं, हर दौर में जो क्रिएटिव राइटर थे उन्होंने अपना रोल प्ले किया है और अब भी वो कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमारे यहाँ माशी हालात की वजह से जो है ना बुक रीडिंग का जो है ना रुझान जो है ना ऐसे महसूस होता है जैसे कम हो गया। लेकिन जैसे मैं मुख्तलिफ शहरों में गया हूँ, मैंने बुक फेयर्स अटेंड किए हैं, उसमें लोग जोक दर जोक, और उसमें मेजर स्ट्रेंथ जो है ना वो यंग लोगों की है, क्योंकि वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं जो किताब से मोहब्बत रखता है वो इंसान से मोहब्बत रखता है। और जो इन दोनों के दरमियान तल्लक की बुनियाद है किताब की, वो मौसीकी है जो जब हम पेज बदलते हैं तो उसकी आवाज़ आती है, तो वो इस चीज़ को ज़िंदा करती है कि मैं ज़िंदा हूँ। शुक्रिया जी। सलीम बेग साहब का आपने मैसेज सुन लिया है और यहाँ पर ऊपर से व्यू बड़ा अच्छा आ रहा है और जितने भी स्टॉल्स हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं और लोगों का जो रुझान है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, किताबों को पढ़ने से हमारी सोच ज़्यादा होती है और हमें नॉलेज ज़्यादा मिलता है और इसके साथ साथ हमें दुनिया को देखने का एक नया अंदाज़ भी मिल जाता है। तो अभी बुक फेयर में हमें यंगस्टर्स की भी तादाद उतनी ही दिखाई दे रही है जितनी हमें एजिड लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं, लड़कियाँ भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमें ये बताइएगा बुक फेयर में आप आई हैं, कैसा लग रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है और इस दौर में भी हमें अच्छा खासा रश आज बुक फेयर में दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं तो हर साल आती हूँ अपनी बच्ची को लेके, क्योंकि उसके लिए जब हमने अपने बचपन में बुक्स पढ़ी हैं तो मैं चाहती हूँ उसको भी रीडिंग का शौक़ हो। तो माशाल्लाह से शुरू से मैं आती हूँ और बहुत अच्छी बुक्स यहाँ से मैं लेती हूँ, उसकी भी लेती हूँ और अपनी भी लेती हूँ साथ में। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। मैं तो कहती हूँ हर 6 महीने के बाद होने चाहिए। आप मुझे बताइएगा, आपने लगता है कोई किताब ख़रीदी है? कौन सी किताब ख़रीदी?
मैं बेसिकली आप कह सकती हैं कि मैं क्योंकि लाहौर से बिलोंग करती हूँ, सो एक लव, एक रिस्पेक्ट होती है आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं। सो मैं लाहौर से रिलेटेड ही बुक जो हूँ वो ढूंढ रही थी हिस्टोरिकल, और मुझे यहाँ रीडिंग्स जो स्टॉल है वहाँ से मिली है। तो बाकी भी स्टॉल्स हैं जो कि एक अच्छा मतलब आप कह सकते हैं एक इनिशिएटिव है जो कि आजकल के यंगस्टर्स और जो कमिंग जो हमारी जेन जी जिसको आप कहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये इस तरह के स्टॉल्स होना। बिल्कुल जी, हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए इस तरह के स्टॉल्स होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमें छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं जो कि किताबों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हमें बल्क में किताबें दिखाई दे रही हैं जो कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मौजूद हैं, चाहे वो इंग्लिश ज़ुबान में हो चाहे वो उर्दू ज़ुबान में हो, लेकिन यहाँ पर बच्चों का इंटरेस्ट भी हमें काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कुछ और लोगों की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि किताबों के बारे में उनका क्या ख्याल है और क्या आया वो किताबें ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो आइए हमारे साथ। नाज़रीन, किताबें ज़िंदगी में ना हो तो ज़िंदगी बेरौनक हो जाती है, और इस बात का अंदाज़ा वही लोग लगा सकते हैं जिनको किताबों से इश्क होता है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि किताबें ख़रीदते भी हमें दिखाई दे रहे थे। इन्हीं से बात करते हैं। सर, बुक फेयर का इनेकाद किया गया, क्या कहना चाहेंगे? हमारी नई नस्ल किताबों से दूर होती हुई जा रही है, और ऐसे बुक फेयर्स का इनेकाद क्या कहेंगे? इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद कौमों की बका और अहया और तश्कील नौ में कलीदी किरदार अदा करता है। किताब खुदा ने बनी नौ इंसान की फलाह के लिए आसमानी कुतुब नाजिल किए हैं, और ज़मीन पे चलने के लिए किताबों से ही रहनुमाई मिलती है। आपको अज़मत रफ्ता से बाखबर करते हैं, हाल के मुश्किलात से आगे ले जाने और मुस्तक़बिल की पेशबीनी का तहिया किताबों से होता है। और ये नई नस्ल बेबहरा नहीं हो रही, अब दोबारा लौट के सर्कल रीसाइकल हो के ये जो इकबाल में इतना मवाद है, इकबाल नौजवान नस्ल को आगे लेके जा रहा है। इकबाल फहमी और इकबाल शनासी के फ़रोग़ के लिए मैं इस स्टॉल पे आया हूँ। ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट की सतह पे इस तरह के इवेंट चारों सूबों के मराकज़ में हो। कुछ यंगस्टर्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बेटा, आपने इतनी ज़्यादा किताबें ख़रीद ली, कौन कौन सी किताब ख़रीदी है? क्या कहोगे? मोबाइल फ़ोन लगता है यूज़ नहीं करते हो, ज़्यादा किताबों को पढ़ना पसंद करते हो? मोबाइल मेरे पास भी है, मगर मैं उसको प्रोडक्टिव इस्तेमाल के लिए यूज़ करता हूँ। मेरे ज़्यादातर गेम्स नहीं खेलता, ज़्यादातर मुझे वहाँ पे भी उसमें मैंने ऐसी ऐप डाली जिसमें पोइट्री वगैरह बुक्स हैं, ई बुक्स पढ़ता हूँ, उसमें भी ChatGPT इस तरह की ऐप यूज़ करता हूँ। और जहाँ तक किताबों की बात है, आई थिंक दिस इज़ अ पैराडाइज फॉर माई सेल्फ। मुझे किताबों का बहुत शौक़ है। मेरे वालिद प्रोफेसर हैं, वो खुद उन्होंने 8 से 9 किताबें लिखी हैं, तो मुझे बहुत शौक़ है किताबें पढ़ने का। मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंसेज, हिस्टोरिकल बुक्स और पोइट्री में। और अभी भी मैंने बाबनामा ख़रीदा है, और ये इन्हीं का जिनसे आप गुफ्तगू करी थी, ज़रब कलीम ख़रीदा है और कुलियात इकबाल ख़रीदी। इस तरह की मुझे पोइट्रीज़ का शौक़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी पोइट्री करता हूँ, और काफ़ी अखबारात में मेरी पोइट्रीज़ चलती भी हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। यंगस्टर्स हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बच्चों की बात कर लें तो बच्चे भी आज के बुक फेयर में आए हुए हैं। सर, ये बताइएगा, बुक फेयर का इनेकाद किया गया है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? हम बलूचिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक्सपो में तो बहुत सी किताबें ख़रीद ली हमने, और स्टूडेंट जो हैं वो और भी किताबें ख़रीद रहे हैं। होना चाहिए यहाँ पे जो है किताबों का रुझान अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहा है, और किताब बीनी जो है वो दुनिया की वाहिद ऐसी चीज़ है जो एक कौम में शऊर पैदा करती है, और जो इकबाल ने अपने कौम को जो है मकसद दिया है, तो एक बहुत ही अच्छा पैगाम जो है हम सब दे रहे हैं। जी बिल्कुल जी, कुतुब बेनी से ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ और स्टॉल्स की जानिब चलते हैं और वहाँ जाकर आपको दिखाते हैं और लोगों से भी गुफ्तगू करते हैं और देखते हैं कि उनको आज का जो मेला है, किताब मेला, वो कितना पसंद आ रहा है और क्या कुछ उन्होंने ख़रीदा है। तो आइए हमारे साथ। कुछ यंगस्टर्स और मौजूद हैं जो कि किताबों में गुम हमें दिखाई दे रहे हैं, और शायद इन्होंने कुछ ख़रीदना भी है। तो इन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं कि कहाँ से आए हैं आज के बुक फेयर में और क्या कुछ ख़रीदा है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं ये बताइएगा। बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ है, लेकिन अभी लाहौर कायद कॉलेज में वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा हूँ। अच्छा, क्या कुछ ख़रीदा और कैसा लग रहा है बुक फेयर में आके? अभी बहुत चीज़ें ख़रीदे हैं, वो उधर रखे हुए हैं। एक बुक मैंने ख़रीदा था, हाउ टू इम्प्रूव एजुकेशन क्वालिटी इन फ्यूचर इन द एरा ऑफ AI, जो कि मुझे लाहौर उर्दू बाज़ार में भी नहीं मिला, यहाँ आके मिला। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसके आधार से भी मिला, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये फ़ायदा हुआ यहाँ आने का। और बहुत सारे और भी बुक्स है जिसमें आई एम इंटरेस्टेड, और मैंने उनको एक्सप्लोर किया, आथर से भी मिले, डिफरेंट कंसेप्ट्स को भी डिस्कस किया, बहुत कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल जी, बुक फेयर से तो एग्जैक्टली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप बताइएगा आप कहाँ से आए हैं? जी वालेकुम सलाम। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं आज बुक फेयर में लेकर आया हूँ। तो इनको मैंने ये वाज़ह करना है कि बुक की क्या अहमियत होती है, यानी कि आप एक डिजिटल दौर में भी चले जाएं कि आजकल की बुक्स जितनी भी हैं वो डिजिटली कन्वर्टेड हो गई हैं, QR स्कैन जिसे ब्लेंडेड बुक्स कहते हैं हम लोग, क्योंकि लेकिन ब्लेंडेड बुक्स से भी ये है कि आपकी आईसाइट वीक्स हो सकती हैं, काफ़ी नुकसानात हैं उस चीज़ के, लेकिन उस चीज़ के ऊपर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम ब्लेंडेड बुक्स के ऊपर, क्यों हम फिज़िकली बुक्स की बात करें। देखिए, आप दुनिया में आए, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आए, उनके ऊपर कुरान मजीद नाजिल हुआ, तो इस चीज़ से वाज़िया हो जाता है कि एक बुक की क्या अहमियत है, क्योंकि बुक्स पढ़नी चाहिए हमें, क्योंकि इससे हमें एक्सप्लोर एक अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जो कि हमारे आने वाली नस्ल के लिए मैं उनको भी पैगाम पहुंचाता हूँ ये कि जो घर में बैठे हैं वो आएँ, बुक फेयर विज़िट करें, ताकि इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें। बिल्कुल जी, जो घरों में बैठे हैं वो भी इस बुक फेयर में आएँ ताकि उनको भी पता चल सके कि किताब की क्या अहमियत है। नो डाउट किताब की बहुत ज़्यादा अहमियत है। कुछ स्टॉल ऑनर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको लोगों का रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, स्टॉल लगाया है किताबों की अहमियत के बारे में, कौन कौन सी किताबें आपके पास मौजूद हैं और क्या कहेंगे? हमारे पास स्कूल लेवल की किताबें मौजूद हैं, पहली से लेकर 12वीं तक। हमने स्टॉल ये सरकारी स्टॉल है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का स्टॉल है। ये हम सेल नहीं कर रहे, सिर्फ डिस्प्ले कर रहे हैं बच्चों को आगाही के लिए। ये हमारा 9th नया सिलेबस आ गया, मार्केट में आया हुआ है, हम ये बता रहे हैं कि किताबें मार्केट में मौजूद हैं इस वक्त। अच्छा जी, बिल्कुल जी, जो गवर्नमेंट का यहाँ पर एक स्टॉल लगाया गया है क्योंकि कोर्स चेंज हो रहे हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी का टाइम है और इस दौर में अगर आप किताबों से दूर हो जाएंगे तो ये किताबों के साथ ना इंसाफ़ी वाली बात है। किताबों के पास होना, किताबों को पढ़ना, रीडिंग करना, बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है और अच्छी बात है कि इस तरह के बुक फेयर्स का इनेकाद किया जा रहा है और लोगों का रिस्पॉन्स आप सबके सामने था, आप सबको बताया। लोगों ने हमें ये बताया कि इस तरह के बुक फेयर्स का इनेकाद होते रहना चाहिए जहां लोग टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। वहीं यंगस्टर्स ने भी ये मैसेज दिया है कि वो कहीं ना कहीं किताबों के करीब ज़रूर हैं और यहाँ पर यंगस्टर्स भी हमें किताबें ख़रीदते दिखाई दे रहे हैं। तो अभी मुझे फ़िलहाल इजाज़त दें, दोबारा से एक नई स्टोरी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।